हाँ जी बेटा, नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 6। व्हाट आर द प्रॉज एंड कॉन्स ऑफ द यूज ऑफ परफॉर्मेंस मीजर। और क्या प्रॉब्लम हुई, प्रॉज एंड कॉन्स का मतलब क्या, भला बुरा, यानी फायदा नुकसान। मतलब ठीक है, जब आप परफॉर्मेंस मेजर करोगे किसी भी कंपनी में, जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है, तो उसका फायदा क्या है, नुकसान भी होगा, कुछ ना कुछ फायदा भी होगा। तो सबसे बड़ा फायदा है कि जब आप परफॉर्मेंस ही मेजर नहीं करोगे, है ना, तो आप अपने ऑब्जेक्टिव को पूरा नहीं कर पाओगे, मैनेजर को प्रोसेस पता नहीं लगेगा। तो इसके यही तो फायदा है कि आप उसको टारगेट दोगे कि भाई देख, तुम्हें इतने रुपए तक परचेज करना है, तुम्हें ये प्रोडक्शन करना है, तुम्हें ये साल सेल्स टारगेट अचीव करना है, तुम्हें ये ऑब्जेक्टिव को अचीव करना है। तो आप उसके अगेंस्ट फिर की परफॉर्मेंस इंडिकेटर लगाओगे। तो जब तक आप उसकी परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करके पॉजिटिव के केस में बोनस नहीं दोगे, तो वो कैसे मोटिवेट होगा। यानी परफॉर्मेंस मेजरमेंट के सबसे बड़े फायदे क्या है कि वो मोटिवेट होता है, नहीं? कि वो उसको क्लैरिफिकेशन हो जाती है कि अच्छा, हमारा ऑर्गेनाइजेशन इस ऑब्जेक्टिव को पूरा करने वाला है, नहीं, उसको टारगेट की क्लैरिटी आ जाती है, उसको प्रोसेस समझने में आसानी जाती है। और फिर वो कंपैरिजन करता है, अच्छा देख, दूसरे ने इतना किया, मैंने इतना किया, राइट। और फिर जो स्टेक होल्डर्स है, जिनका पैसा लगा होता है, उसके प्रति अकाउंटेबिलिटी हो जाती है। तो क्या क्या बेसिकली फायदे हुए हमारे पास, फायदे क्या क्या हुए। हाँ जी, फायदे बेसिकली हमारे पास ये हुए कि हम अपनी कंपनी के ऑब्जेक्टिव को समझ लेते हैं, पूरा कर लेते हैं, नहीं, ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। मैनेजर्स होता है वो टारगेट को अच्छी तरह समझ लेते हैं, राइट, कि हमें ये टारगेट पूरा करना है। और फिर अंडरस्टैंड कर लेते हैं प्रोसेस को कि किस तरीके से करना है, कि भाई जो हमारा प्रोसेस है वो कैसे चलेगा, नहीं? और फिर डिवीजन में आपस में कंपैरिजन होता है कि अच्छा, तुमने अच्छा किया, मैंने अच्छा किया। भाई जैसे एक क्लास में कई स्टूडेंट हैं, है ना, तो ये कहते हैं ना कि देखो ये रैंकिंग दे रहे हैं, तो हर स्टूडेंट दूसरे से अच्छा करने की कोशिश करता है, तो वो परफॉर्मेंस मेजर होती है ना, कि जिसकी रिपोर्ट कार्ड अच्छी है उसको इनाम मिलेगा, right? अब जैसे एक फादर, उसके 3 या 4 बच्चे हैं, तो वो ये कहते हैं ना कि भाई जो ज्यादा अच्छा करेगा हम उसको ये इनाम देंगे, तो वो परफॉर्मेंस ही तो पता लगेगी, तभी तो वो अच्छा करेगा। यानी कंपैरिजन होता है एक कंपनी के अलग अलग डिपार्टमेंट में, यानी डिवीजन के बीच में कंपैरिजन होना शुरू हो जाता है, ठीक है, राइट। तो तभी वो मोटिवेट होते हैं, तभी वो काम करने के प्रति उनके अंदर पैशन आता है, ठीक है। हम अकाउंटेबिलिटी हो जाते हैं, किसके अगेंस्ट, किसके फेवर में, स्टेक होल्डर। कि जो हमारे स्टेक होल्डर्स हैं, स्टेक होल्डर कौन होते हैं, कंपनी के एम्प्लॉइज हो सकते हैं, कंपनी के कस्टमर, क्रेडिटर्स, शेयर होल्डर, सोसाइटी। तो इनके प्रति जवाबदेही हो जाती है कि हमारी परफॉर्मेंस ये, हम इसको इतना अचीव कर रहे हैं, ये परफॉर्मेंस जब तक मेजर नहीं करोगे, तो सब अपने अपने, जैसे कहते हैं अपनी अपनी डपली, अपना अपना राज। तो फिर आप, कोई किस दिशा में जाएगा, कोई किस दिशा में जाएगा, तो कहेंगे ठीक है भाई, हम तो कंपनी में 10 बजे आते थे, 6 बजे चले जाते हैं, तो सब अपना अपना काम कर ही तो रहे हैं। जब तक आप उनको टारगेट नहीं दोगे, जब तक उनकी परफॉर्मेंस इवेल्युएट करने का प्रोसेस सिस्टम नहीं फॉलो करोगे, तब तक हम अपने ऑब्जेक्टिव को, ऑर्गेनाइजेशन को पूरा नहीं कर पाएंगे। हमको टारगेट डिसाइड करते हैं, तभी वो अपने प्रोसेस को समझने की कोशिश करते हैं, तभी आपस में कंपैरिजन होता है। ओके, राइट। तो ये सारे इसके फायदे हैं। ओके, चलिए अब आते हैं ये हो गया प्रॉस। अब नुकसान क्या क्या है इसके, वो देखें, ठीक है। चलिए, देखिए आगे है इसका लॉसेस, मतलब बुराई क्या है। जैसे ना पुरान, अगर हमने घर गलत बना दिया तो उसमें रहना मुश्किल है। भले में घर बनाने के लिए, मतलब घर बनाना जरूरी है, तो उनसे तो घर बनाना जरूरी है क्योंकि रहना जरूरी है। पर अगर घर गलत बन गया तो उसमें रहना मुश्किल हो जाएगा। तो वही बात है कि परफॉर्मेंस मेजरमेंट जरूरी भी है, फायदे भी हैं, पर अगर गलत डिजाइन हो गया तो इसके फिर लॉसेज आ जाएंगे। यानी पुअरली डिजाइन परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है, मे रिजल्ट रॉन्ग सिग्नल। यानी अगर आपने गलत घर बना लिया तो उसमें रहना मुश्किल हो जाएगा, फिर आप अपने उद्देश्य को पूरा नहीं कर पाओगे। तो पुअरली डिजाइन परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम, रॉन्ग सिग्नलिंग है,
मेजर प्रॉब्लम क्या क्या आएंगी आपके पास? हाँ, सबसे पहली प्रॉब्लम आएगी, सिर्फ इसको हम ऐसे याद करेंगे, टी एस ट्रिपल एन, टी एस ट्रिपल एन ओ जी आई, टी एस ट्रिपल एन ओ जी आई का मतलब ट्यूनल विजन, यानी फोकस की तरफ, जैसे कहते हैं ना वही, हम अपनी आई चेक कराने जाते हैं तो मेन जो सेंट्रल फोकस है वो है, पर पेरिफेरल आसपास का विजन नहीं है वो वाली, तो ट्यूनल विजन यानी मेन फोकस। सब ऑप्टिमल डिसीजन, यानी जो ऑप्टिमम डिसीजन उसको छोड़ देते हैं और जो दूसरे डिसीजन हमारे हैं उनको ले लेते हैं। जैसे जो मैनेजर्स हैं अपने इंडिविजुअल परफॉर्मेंस को ध्यान में रखते हैं और मेन ऑब्जेक्टिव को छोड़ देते हैं। ट्रिपल है मायोपिया, मिसअंडरस्टैंडिंग, मिस इंटरप्रिटेशन। मायोपिया का मतलब क्या होता है बेसिकली? मायोपिया का मतलब शॉर्ट टर्म, क्योंकि मैनेजर्स होते हैं वो कहते हैं कि सर हम अपनी परफॉर्मेंस को तो पूरा कर लेंगे, बट मैनेजर्स को आना जाना लगा रहता है और परफॉर्मेंस कंपनी ओवर पीरियड ऑफ चलती रहती है, तो मायोपिया का मतलब शॉर्ट टर्म। मिस इंटरप्रिटेशन और मिस इंटरप्रिटेशन और मिस रिप्रेजेंटेशन, गलत दिखाना, जो होता है वो दिखाते नहीं है और जो दिखता है वो होता है। और मिस इंटरप्रिटेशन यानी आप अपने वर्ड्स को गलत तरीके से प्रेजेंट कर रहे हो। ओके, ओसिफिकेशन का मतलब क्या हुआ? ट्रेडिशनल। कई बार हम क्या होता है कि नई चीजों को, डायनामिक मार्केट को अडॉप्ट ही नहीं कर पाते हैं। नहीं, गेमिंग यानी हम एक तरीके से डिसऑर्ट कर देते हैं, मतलब जैसे कहते हैं बजटरी स्लैक, वो राइट, वो कहलाता है बेसिकली गेमिंग। ठीक है, इररेलेवेंस। कई बार क्या होता है कि हम अपने चाहते तो है चेंज करना, बट पुराने टीम को छोड़ना नहीं चाहते, तो वो इररेलेवेंसी के पार्ट है। चलिए क्लियर। टी एस ट्रिपल एम ओ जी आई, टी एस ट्रिपल एम ओ जी आई। टी का मतलब ट्यूनल फिजन। देखो, ट्यूनल फिजन का मतलब हम क्या कहते हैं? फोकस। ध्यान से समझना है। फोकस का मतलब जैसे हम अपनी आई टेस्ट कराने जाते हैं ना, तो हम कहते हैं कि भाई क्या प्रॉब्लम है भाई, वो कहते हैं कि देखो आसपास का विजन नहीं है, बिल्कुल जो सेंट्रल है, जो हमारी आई बॉल है, वो विजन तो है। तो परफॉर्मेंस में ना कई बार जो मैनेजर हैं वो बस एक मेन फोकस पर ध्यान देते हैं, उसके साथ जो कंपनी के दूसरे ऑब्जेक्टिव हैं एसोसिएटेड, उन पर ध्यान नहीं दे पाते थे। सबसे बड़ी कमी रह जाती है। ठीक है, इट लिटरल का मतलब होता है रिटेंशन ऑफ ओनली सेंट्रल विजन, मेन फोकस, जहां पर पेरिफेरल विजन लॉस। पेरिफेरल का मतलब होता है आसपास का। सिमिलर वे बिजनेस मैन, ये तो उसका लिटरल मीनिंग हो गया कि जैसे भाई बिल्कुल बस सेंट्रल विजन पर ध्यान दो, जो उसके आसपास की चीजें हैं उस पर ध्यान मत दो। वो ठीक है बात, कि भाई जैसे अर्जुन ने कहा था कि भाई मुझे चिड़िया की बस आंख दिखाई दे रही है, बाकी नहीं दिखाई दे रहा, मुझे वही निशाना लगाना है। वो मैक्स टू सम एक्सटेंट ठीक है, बट जब ओवरऑल कंपनी चलानी है हमारे को, तो और चीजें भी देखनी पड़ेंगी। इन सिमिलर वे बिजनेस मैनेजर में हैव सेंट्रल फोकस ऑन फ्यू परफॉर्मेंस मेजर्स, यानी कुछ परफॉर्मेंस मेजर पर केवल सेंट्रल फोकस आ जाता है, राइट, विच विल रिजल्ट इन द लॉस ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑन अदर इंपॉर्टेंट एरिया, which either performance indicator not clearly defined or not part of performance management system। यानी जब मैनेजर को ये कहते हैं कि आपकी परफॉर्मेंस क्या है, परचेज करने की, आपकी परफॉर्मेंस क्या है, सेल्स करने की, आपको बस हमें सेल्स बढ़ा के देनी है, तो उसका मेन फोकस बस उस प्रोडक्ट की सेल्स को बढ़ाना हो जाता है। वो ये नहीं देख पाता कि भाई जिस प्रोडक्ट को मैं बेच रहा हूं, क्या वो कस्टमर उस प्रोडक्ट को आगे झेल भी पाएगा या नहीं, वो कैरी भी कर पाएगा या नहीं, वो सस्टेन भी कर पाएगा या नहीं, और जो दूसरे ऑब्जेक्टिव होते हैं उस पर ध्यान नहीं दे पाते। तो मेन फोकस बस एक सेंट्रल फोकस आ जाता है, अदर चीजें हमारी छूट जाती हैं, तो वो कहलाता है ट्यूनल विजन। क्लियर पार्ट? तो ये सबसे बड़ा लॉस है। सब ऑप्टिमाइजेशन, यानी जो हमारे सब ऑप्टिमम का मतलब होता है ऑप्टिमम ना हो, जैसे कहते हैं ना सब इंस्पेक्टर, तो इंस्पेक्टर नहीं उसके नीचे, यानी सब ऑप्टिमम डिसीजन, जो बेस्ट डिसीजन है उसके बाद वाला डिसीजन। ठीक है, ये बेकार वाला डिसीजन आ जाता है जब बिजनेस मैनेजर परस्यू करते हैं इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव को एट द एक्सपेंस ऑफ ओवरऑल। मतलब क्योंकि मैनेजर कहते हैं कि देखो मेरी परफॉर्मेंस मेरे काम के लिए है, बाकी चीजें बाद में जाए, तो वहां जब वो अपने पर्सनल जो उसको ऑब्जेक्टिव दिया गया, टारगेट दिया गया, बस उसको अचीव करने में लग जाते हैं, तो जो ओवरऑल ऑब्जेक्टिव होता है फिर वही छूट जाता है हमारे पास। ठीक है, तो ये हमारा नैरोअर कहलाता है, यानी सब ऑप्टिमाइजेशन, यानी ओवरऑल
हम डेवलप नहीं कर पाते। जैसे स्टूडेंट को कहते हैं ना, ये देख तेरी परफॉर्मेंस क्या है, इस सब्जेक्ट में सबसे कम मार्क्स आ रहे हैं, तो भाई उस सब्जेक्ट को इंक्रीज कर, उस सब्जेक्ट में परफॉर्मेंस इंप्रूव कर, तो वो और चीजें भूल जाता है, फिर राइट, स्पोर्ट्स भूल जाता है, राइट, अपनी फिजिकल फिटनेस भूल जाता है, तो बाकी चीजें भूल जाता है फिर वो। ये मतलब हो गया इसका सब ऑप्टिमा। ठीक है, मायोपिया। मायोपिया का मतलब होता है शॉर्ट टर्म, कि भाई वो सिर्फ एक शॉर्ट टर्म पर ध्यान देता है। अब जैसे स्टूडेंट की बात करें, तो वो कहता है कि भाई मुझे इस सब्जेक्ट में मेहनत करनी, तो वो क्रैमिंग करने लग जाता है, वो अंडरस्टैंडिंग या बेसिक कॉन्सेप्ट पर ध्यान नहीं देता। तो मायोपिया का मतलब यही है कि शॉर्ट टर्म, यानी कंपनी तो लॉन्ग टर्म चलेगी, उसका तो आना जाना लगा रहेगा, यानी वो सिर्फ अपनी परफॉर्मेंस अपने पीरियड के लिए, अपने जो पीरियड उसका होता है वहां तक के लिए रखता है, और उसके आगे नहीं जाता, जबकि कंपनी तो लॉन्ग टर्म चलती है। तो मायोपिया की टेंडेंसी क्या है, फोकस केवल शॉर्ट टर्म मेजर पर हो जाता है, जबकि जो लॉन्ग टर्म मेजर्स हैं वो इग्नोर हो जाते हैं। बिजनेस मैनेजर लार्जली कंसर्न्ड विद द परफॉर्मेंस ऑफ बिजनेस ओवर दैट पीरियड ओनली, मतलब वो केवल जैसे 2 महीने की परफॉर्मेंस देखनी है, वो देखते हैं सिर्फ, ये नहीं कि भाई हमें पूरी कंपनी को लॉन्ग टर्म के लिए चलाना है। तो शॉर्ट टर्म कई बार ओरिएंटेड हो जाते हैं। ओके, हाँ, क्लासिफिकेशन का मतलब ट्रेडिशनल, इसका मतलब हम कहते हैं ट्रेडिशनल, कि जो डायनेमिक है, जो डायनेमिक बिजनेस एनवायरनमेंट है, हम उसको अचीव नहीं कर पाते। तो ये एक तरह से पैरालाइज हो जाता है कि बिजनेस मैनेजर अपनी परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए सिर्फ ट्रेडिशनल मेथड पर ही ध्यान देते हैं। वो कहते हैं कि अगर हम चेंज करेंगे तो भाई हमारी परफॉर्मेंस पता नहीं कैसे एकदम डाउन ना हो जाए और फिर हमारे को पेनल्टी देनी ना पड़ जाए। तो ये सबसे बड़ा एक लॉस हो जाता है। इररेलेवेंस, इररेलेवेंस का मतलब यह है कि जब उनको चेंजेस के लिए कहा जाता है, तो चेंजेस करना तो चाहते हैं, पर वो अपने पुराने दोस्त, अपनी पुरानी टीम को छोड़ना नहीं चाहते, राइट। तो इररेलेवेंस का मतलब ये हुआ कि वो दे आर नॉट गोइंग टू चेंज देयर रेलिवेंट पार्ट, वो सिर्फ जो इररेलेवेंट चीजें हैं उन्हीं पर ध्यान रखते हैं, राइट। गेमिंग, गेमिंग का बेसिकली मतलब है डेलिबरेटली, जैसे कहते हैं बिजनेस स्लैक, कि हम जानबूझकर किसी चीज को ज्यादा दिखा देते हैं। ऑल्टरिंग ऑफ वेरिएबल्स टू इन्फ्लुएंस द मेजर्ड परफॉर्मेंस, यानी वेरिएबल्स को ऑल्टर कर देते हैं ताकि हमारी जो परफॉर्मेंस है वो इन्फ्लुएंस हो जाए। ठीक है। मिस इंटरप्रिटेशन, मिस रिप्रेजेंटेशन, मिस रिप्रेजेंटेशन का मतलब है जो दिखता है वो होता नहीं है, जो होता है वो दिखता नहीं है। नहीं, कि आप विंडो ड्रेसिंग कह सकते हो इसको, इसको आप कह सकते हो विंडो ड्रेसिंग, राइट। इसका मतलब है क्रिएटिव रिपोर्टिंग to depict performance is acceptable whereas actual is not, मतलब विंडो ड्रेसिंग मतलब हम जो रिपोर्ट बना के दे रहे हैं उसमें जो दिखा रहे हैं एक्चुअल में वो है नहीं, और जो है वो दिखा नहीं रहे। ठीक है, तो एक तरह से हम, ये गेमिंग से अलग है। इट इज रिलेटेड टू कम्युनिकेशन, कम्युनिकेटिंग द इनकरेक्ट परफॉर्मेंस रादर देन डिसॉर्टिंग द मेजर। गेमिंग में क्या है, क्या होता है कि हम उसके ऑब्जेक्टिव को ही खत्म करते हैं, यहाँ पर हम गलत दिखाते हैं। मिस इंटरप्रिटेशन का भी सेम मतलब यही है कि भाई अगेन हम जो अप्रोप्रिएट पार्ट है वो हम गलत तरीके से प्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है, तो ये सारे हमारे लॉसेस हैं। एक बार दोबारा देखें, सबसे पहले हम क्या कहते हैं यहाँ पर, हाँ जी, इसको ऐसे ध्यान रखना, TSMM OGI। ठीक है, ट्यूनल विजन का मतलब होता है कि मेन फोकस विजन, यानी जैसे आईज में मेन सेंट्रल फोकस होता है, बाकी आसपास का विजन नहीं होता। तो यहाँ पर जब परफॉर्मेंस मेजरमेंट की बात आती है तो मैनेजर को हम ये बोलते हैं कि आपकी परफॉर्मेंस मेजरमेंट होगी, आप उस पर आपको बोनस मिलेगा, मोटिवेट होगे। तो वो मैनेजर केवल और केवल उस पर फोकस करते हैं, बाकी चीजों पर फोकस नहीं करते हैं, जिससे कंपनी का मेन ऑब्जेक्टिव कई बार अचीव नहीं हो पाता है। ठीक है, इसका मतलब सब ऑप्टिमल डिसीजन, सब ऑप्टिमल का मतलब होता है कि जो हमारे पास मतलब एक तरह से नैरोअर अप्रोच है, जो ऑप्टिमम डिसीजन है हम उसको अचीव नहीं कर पाते हैं, राइट। मायोपिया, मायो एम का मतलब मायोपिया, इसका मतलब होता है शॉर्ट टर्म, कि मैनेजर केवल जिस पीरियड के लिए उनको काम दिया गया बस उस पीरियड में अच्छा परफॉर्म देखना चाहते हैं, बल्कि लॉन्ग टर्म नहीं। जैसे परचेज मैनेजर है, उसको हमने कहा था कि अच्छी तरह से परचेज करना, तो वो शॉर्ट टर्म ध्यान में रखता है कि भाई ये वेंडर है, इससे मैं सस्ता सामान खरीदूं। अब ये वेंडर पता नहीं लॉन्ग टर्म चलेगा नहीं चलेगा, वो चीजें नहीं देखते हैं, जबकि कंपनी तो लॉन्ग टर्म चलेगी।
तो फिर बाद में हमें फिर सप्लायर चेंज करना पड़ जाएगा। तो ये सबसे बड़ा परफॉर्मेंस मेजरमेंट के लिए प्रॉब्लम हो जाती है, राइट। ऑसिफिकेशन ट्रेडिशनल यानी डायनेमिक पोजीशन को चेंज नहीं कर पाते हम, लाइक इररेलेवेंस मतलब हम चेंज तो करना चाहते हैं बट पुराने दोस्तों को छोड़ना नहीं चाहते हैं, वो वाली बात होगी। गेमिंग इसका मतलब कि हम डेलिबरेटली जो दिखाते हैं वो ऑल्टर करके दिखा देते हैं, ओके। मिस रिप्रेजेंटेशन इन जो होता है वो दिखता नहीं, जो दिखता है वो होता नहीं, हम गलत प्रेजेंट कर देते हैं। और मिस इंटरप्रिटेशन, राइट, जो हम दिखा रहे हैं उसकी प्रेजेंटेशन हमारे पास इंटरप्रिटेशन गलत तरीके से होती है, मतलब हम वर्ड्स गलत सेलेक्ट कर जाते हैं ताकि हमारी परफॉर्मेंस सही दिखाए। चलिए पांडे, चलिए देखो अगला है डिविजनल परफॉर्मेंस मेजर। ठीक है, डिविजनल परफॉर्मेंस मेजर में दो आते हैं, फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल। ठीक है, फाइनेंशियल में रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, रेजिडुअल इनकम, इकोनॉमिक वैल्यू एडिट। ठीक है, ये वाला पार्ट बेटा आप कैंसिल हो गया, अब आपके सिलेबस में नहीं है। अदर मेजर्स में क्या आएगा, बैलेंस स्कोर कार्ड, ट्रिपल बॉटम लाइन, परफॉर्मेंस पिरामिड, परफॉर्मेंस प्रिज्म और ट्रिपल बॉटम लाइन, बिल्डिंग ब्लॉक। ठीक है, चलिए अब एक एक करके हम इसको समझ लेते हैं। हाँ जी, ठीक, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या कहना चाहते हैं, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। हाँ जी, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट डिविजनल प्रॉफिट कितना परसेंटेज है हमारी एसेट्स का, कैपिटल एम्प्लॉयड, मतलब जो पैसा मैंने लगाया है उस पर मुझे कितना प्रॉफिट हो रहा है, डिविजनल प्रॉफिट। ठीक है, एसेट्स एम्प्लॉय का मतलब होता है कि वो टोटल एसेट जो हमारी अपनी है, यानी हेड ऑफिस की एसेट्स इसमें शामिल नहीं होती हैं, यानी जो कंट्रोलेबल होती हैं डिविजनल मैनेजर की। यानी अगर कोई स्पेस है हेड ऑफिस का है और हम इसको यूज कर रहे हैं तो वो नहीं, हेड ऑफिस का एलोकेटेड नहीं, जो डिविजनल मैनेजर का पर्टिकुलरली मतलब जो डिविजनल मैनेजर का सेल्फ एक्वायर्ड है वो वाला पार्ट लेते हैं हम एसेट। ठीक है, फॉर्मूला क्या होगा, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय इन्वेस्टमेंट, राइट। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स का मतलब होगा टैक्स से पहले, या कई बार हम कहते हैं अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स वन माइनस टैक्स यानी आफ्टर टैक्स। नॉर्मली हम ये वाला पार्ट लेके चलते हैं। ईबीआईटी का मतलब है ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट का मतलब कंट्रोलेबल प्रॉफिट, यानी अगर कोई खर्चे हेड ऑफिस के डिविजनल में एलोकेटेड है तो वो नहीं लेने हमारे को, वो खर्चे लेने हैं जो डिविजनल कंट्रोल कर पाए, है ना, जिसका जिन खर्चों पर डिवीजन का कंट्रोल हो। आप हेड ऑफिस के खर्चे तो उस पर डिवीजन का कंट्रोल नहीं है ना, ठीक है। इफ वी यूज ईबीआईटी देन इट्स कॉल्ड प्री टैक्स, इफ वी यूज ईबीआईटी टू टैक्स देन इट्स कॉल्ड पोस्ट टैक्स, आफ्टर टैक्स। तो नॉर्मली हम बिफोर टैक्स लेते हैं। इन्वेस्टमेंट का मतलब होगा यानी कैपिटल एम्प्लॉयड, फिक्स्ड एसेट प्लस करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। ठीक है, जो भी कैपिटल एम्प्लॉयड हमारे पास है, ओके। हाँ जी, इसका मतलब कैपिटल एम्प्लॉयड हम ओपनिंग भी ले सकते हैं, क्लोजिंग भी और एवरेज भी, पर नॉर्मली ओपनिंग लेते हैं। ठीक है, गोल कॉन्ग्रुएंस यहाँ पर बस आपको ये ध्यान में रखना है कि कई बार डिविजनल मैनेजर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट अपनी डिवीजन की रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट को ध्यान में रखते हैं कि भाई हमारी मान लो 8% हमारा टारगेट है, ठीक है, और कंपनी का मान लो है, कंपनी का ओवरऑल मान लो 11% है, ठीक है, और पिछला हमारा 7% था। तो हम वो डिविजनल मैनेजर ये कहते हैं कि सर पिछली बार तो 7% से हमने 8% ले लिया, तो वो काम कर लेते हैं क्योंकि वो 7 से 8 पर आए, बट ओवरऑल से तो कम है। तो गोल कॉन्फिडेंस कई बार अचीव नहीं हो पाता है, but उसको हमें ध्यान में रखना चाहिए। द डिविजनल आरओआई कैन बी इंक्रीज्ड बाय एक्शन दैट विल मेक द कंपनीज आरओआई वर्क आउट, है ना। कॉन्वर्सली उल्टा भी होता है, एक्शन दैट डिक्रीज डिविजनल आरओआई मे मेक कंपनी एज होल बेटर। तो दोनों पॉसिबल है, ये हो सकता है ओवरऑल कंपनी के 8% हो नहीं, और हमारी ज्यादा हो तो हम उसको ले जाते हैं, राइट। दूसरा आता है रेजिडुअल इनकम। रेजिडुअल इनकम का मतलब होता है कि कितना हमने एक्सेस कमा, जैसे ना सुपर प्रॉफिट, इसको हम सुपर प्रॉफिट भी कह देते हैं, इसको हम सुपर प्रॉफिट भी कह देते हैं। यानी जो पैसा, इसका मतलब ये है कि जो कैपिटल एम्प्लॉयड हम कहीं और लगाएं तो वहां से कितना प्रॉफिट आएगा, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, वहां से कितना प्रॉफिट आएगा, ठीक है। और अगर हम बिजनेस में लगाते हैं तो कितना प्रॉफिट आ रहा है, तो बिजनेस का प्रॉफिट कितना ज्यादा है दूसरे से, तो वो कहलाएगी रेजिडुअल इनकम, यानी कंट्रोलेबल कंट्रीब्यूशन लेस कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑन इन्वेस्टमेंट कंट्रोलेबल बाय डिविजनल मैनेजर।
कंट्रोलेबल कंट्रीब्यूशन का मतलब जो बिजनेस से मैं प्रॉफिट कमा रहा हूं उसमें वो खर्चे लूंगा जो मेरे कंट्रोल में आते हैं, राइट। यानी बिजनेस प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, ओके। एक्सेस ऑफ बिजनेस प्रॉफिट ओवर नॉर्मल प्रॉफिट, ओके। ये वही है ईबीआईटी माइनस कॉस्ट ऑफ कैपिटल इनटू कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है। यही फॉर्मूला हम बेसिकली लेके चलते हैं। चल, goal confidence, there is a greater probability that manager will be encouraged when acting in their own best interest or to act in the best interest of the company. Divisional manager on the basis of ROI can lead to the goal confidence issue, ठीक। मतलब अगर एक डिविजनल मैनेजर की आरओआई एक डिविजनल मैनेजर की अगर रेजिडुअल इनकम ज्यादा अच्छी है तो वो कंपनी के बेस्ट इंटरेस्ट में काम करता है, ठीक है। हाँ जी, इसका लॉस ये है कि रेजिडुअल इनकम सफर फ्रॉम डिसएडवांटेज ऑफ बीइंग एब्सोल्यूट मीजर, क्योंकि ये वजह से कहते हैं ना ईबीआईटी माइनस कॉस्ट ऑफ कैपिटल इनटू कैपिटल एम्प्लॉयड, यानी ये बिजनेस प्रॉफिट, ये नॉर्मल प्रॉफिट, तो ये एब्सोल्यूट टर्म में देता है कि 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख। तो जब दो डिवीजन का कंपैरिजन करते हैं और बेस अलग अलग होता है तो फिर ये सही कंपैरिजन नहीं दे पाता, ठीक है। मान लो एक एक्स डिवीजन है, एक वाई डिवीजन है, इसमें कैपिटल 100 लाख की लगी हुई है, इसमें कैपिटल 200 लाख की लगी हुई है, समझ रहे हो। इसमें रेजुलर इनकम मान लो 25 लाख की आ रही है, ठीक है। इसमें मान लो 27 लाख की आ रही है, तो आप ये कहोगे यार ये बेटर है, अरे भाई इसमें 200 डबल कैपिटल एम्प्लॉयड लगी है, तो रेजुलर इनकम आपको कंपैरिजन प्रॉपर नहीं दे पाता क्योंकि ये एब्सोल्यूट फिगर में देता है। चल, अगला है इकोनॉमिक वैल्यू एडेड। हाँ जी, अगला है इकोनॉमिक वैल्यू एडेड। देखो, इकोनॉमिक वैल्यू एडेड मीजर ऑफ इकोनॉमिक प्रॉफिट। इकोनॉमिक प्रॉफिट का मतलब है ट्रू प्रॉफिट जो करंट फाइनेंशियल पोजीशन को दिखाए, मतलब नॉर्मली क्या कहते हैं, ट्रू एंड फेयर पोजीशन, हिस्टोरिकल कॉस्ट दिखाता है, वो नहीं रेजुलर इनकम आपका दिखाता है ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, बट ये दिखाता है करंट। रेजुलर इनकम दिखाता है हिस्टोरिकल कि भाई कैपिटल एम्प्लॉयड है, बिल्डिंग की वैल्यू 10 लाख रुपए हमें 5 साल पहले खरीदी थी, अरे आज तो मार्केट में उसकी वैल्यू 25 लाख रुपए है। तो हम आज की करंट मार्केट वैल्यू के हिसाब से अगर हम देखें तो वो कहलाएगा इकोनॉमिक वैल्यू एडेड, जिसका मतलब होता है कि सरप्लस, कि हम अपने शेयर होल्डर्स को उनकी उम्मीद से कितना ज्यादा दे रहे हैं, कि वो हमसे ये उम्मीद करते हैं और हम उसको उनकी उम्मीद से कितना ज्यादा दे रहे हैं आज की वैल्यू में, करंट एक्चुअल। यानी इसमें कैश पोजीशन देखते हैं कि जैसे प्रोविजन फॉर बैड डेट्स है, आपने प्रॉफिट का एक पार्ट उठा के रख लिया, उससे आपको प्रॉफिट कम हो गया तो हम कम दिखा रहे नहीं, हम ये कहना चाहते हैं कि हमने कितना प्रॉफिट कमाया, यानी नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल इनटू कैपिटल एम्प्लॉयड, राइट। तो ये तो हमारा हो गया एक तरह से नॉर्मल प्रॉफिट, कि जो कैपिटल लगाई उस पर अगर हम वो कहीं और लगाते तो इतना कमाते, यानी शेयर होल्डर्स इतना उम्मीद करते हैं बट हम उनको बिजनेस में इतना कमा के दे रहे हैं। तो ये जो नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स होगा, इसका मतलब होगा करंट पोजीशन को दिखा रहा है, यानी कैश बेसिस पर दिखा रहा है। इसका मतलब इसमें गुडविल राइट ऑफ करके प्रॉफिट जो कम आ गया वो नहीं, जो प्रोविजंस बनाए हैं वो नहीं, राइट। ये कहलाता है कैश पोजीशन, ये कहलाता है करंट मार्केट वैल्यू को हिस्टोरिकल बेसिस पर नहीं दिखाता है। क्लियर पार्ट भाई, ये कहना चाहता है ईवीए और रेजुलर इनकम में यही फर्क है कि ये हिस्टोरिकल बेसिस पर दिखाता है, ये करंट बेसिस पर दिखाता है। इसमें प्रोविजंस इंक्लूड होते हैं और इसमें कैश बेसिस पर होता है। इसमें हम सारे हिस्टोरिकल कन्वेंशनल मेथड को इग्नोर करते हैं, यानी प्रोविजन फॉर बैड डेट को इग्नोर कर देते हैं, हम गुडविल राइट ऑफ को इग्नोर कर देते हैं ताकि करंट मार्केट पोजीशन पर है आज हम कितना कमा के दे, ठीक है। हाँ जी, अब इसकी लिमिटेशन, क्योंकि ईवीए ना सिंपल क्या है कि ये एब्सोल्यूट मीजर है, सेम बात, ये सबसे बड़ी बात क्या है कि एब्सोल्यूट मीजर है, यानी 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख, नॉट फ्री फ्रॉम शॉर्ट कमिंग लाइक कंपैरिजन, नहीं, जहां पर डिफरेंट साइज होता है। सेम बात आगे कि एक्स और वाई दो डिवीजन है या दो कंपनीज हैं, इसमें कैपिटल एम्प्लॉयड 100 लाख रुपए की है, इसमें 200 लाख रुपए की है, इसका ईवीए मान लो 10 लाख रुपए है, इसका मान लो 15 लाख है, तो आप ये बेटर कह जाओगे अरे भाई इसमें डबल कैपिटल एम्प्लॉयड है ना। तो रेशियो में जब तक नहीं दिखाओगे तब तक ईवीए आपका करेक्ट ट्रू कंपैरिजन नहीं दे पाएगा, लार्जली बेस्ड अपॉन हिस्टोरिकल डाटा। हाँ, ठीक है, हिस्टोरिकल डाटा तो होते ही हैं हमारे पास, ठीक है, इनको हम कितना कन्वर्ट कर पाएंगे, ये इसकी लिमिटेशन, ठीक है। हाँ जी, देखो अगला है मे यू एनलिस्ट द इंस्टेंस व्हेन ईवीए इंक्रीज। अब ईवीए कैसे बढ़ा सकते हो, बिल्कुल सिंपल कॉमन सेंस है, ईवीए बराबर होता है नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट माइनस वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल इनटू कैपिटल एम्प्लॉयड। अब इसको बढ़ाना है, ये दिखाता है करंट पोजीशन को, मार्केट वैल्यू को, है ना। इसमें हम प्रोविजन और जो भी
प्रोविजन फॉर बैड डेट्स हुआ या गुडविल राइट ऑफ हुआ, डेफर्ड एक्सपेंडिचर, वो हटा देते हैं ताकि कैश प्रॉफिट दिखाई दे। इसका मतलब ये होता है कि हमने शेयर होल्डर्स को उनकी उम्मीद से कितना ज्यादा दे दिया। कैपिटल एम्प्लॉयड में क्या आता है, मिक्स, कितना हमने डिवेंचर मतलब कितने हमने लोगों से पैसा उधार लिया और कितने शेयर होल्डर्स का पैसा लगाया। तो इनको हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट देना होता है कि भाई ये कहते हैं कि हम मान लो 6% से आपको उधार देंगे पैसा, इनको डिविडेंड देना होता है सपोज 7% से या 5% से, जो भी, तो दोनों को ऑन एन एवरेज ले लेते हैं। अब ये बढ़ाएं कैसे कि भाई इनकी जो रिक्वायरमेंट है ओवरऑल, हम कहते हैं सपोज 6.5% से हमें देना है, इनकी उम्मीद है, तो अगर हम जो प्रॉफिट इनको दे रहे हैं वो 6.5% से ज्यादा है तो ईवीए पॉजिटिव आता है। तो अब इसको और कैसे इंप्रूव करें, तो एक तो इस यहाँ पर कैपिटल एम्प्लॉयड उतनी रखो, कैपिटल एम्प्लॉयड को कांस्टेंट रखो और प्रॉफिट बढ़ाओ यानी एफिशिएंसी बढ़ाओ, यानी उतने समय में ज्यादा प्रोडक्ट बनाओ, उतनी लेबर कॉस्ट रखो, उतने ही रिसोर्सेज रखो, एफिशिएंसी बढ़ाओ, तो आपका प्रॉफिट बढ़ जाएगा तो ईवीए बढ़ जाएगी। एक तो ये तरीका है, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है, देखो एक मिनट, ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैन बी मेड ग्रो इंक्रीज विदाउट एम्प्लॉइंग कैपिटल, यानी एफिशिएंसी बढ़ाओ, बगैर पैसा लगाए आप उतने ही समय में प्रोडक्ट ज्यादा बनाओ, ज्यादा बेचो, ज्यादा सेल होगी, ज्यादा प्रॉफिट होगा, खर्चे कम करो, तो ये एफिशिएंसी बढ़ाओ तो प्रॉफिट बढ़ेगा। दूसरा, कैपिटल एम्प्लॉयड प्लस करो या माइनस करो, कैपिटल एम्प्लॉयड वो प्लस करो, कैपिटल एम्प्लॉयड वो प्लस करो जो कम रेट ऑफ इंटरेस्ट की हो। मतलब मैं अपनी बिजनेस में कमा के दे रहा हूं, मान लो 7% से, अपने बिजनेस में मैं 7% कमा रहा हूं, तो मैं वहां से मैनेज करूं जहां पर मुझे 5% 6% ब्याज देना हो, तो ईवीए बढ़ जाएगी, है ना। एडिशनल कैपिटल इन्वेस्टेड इन प्रोजेक्ट दैट रिटर्न मोर देन द कॉस्ट ऑफ ऑब्टेनिंग न्यू कैपिटल, ठीक है, मोर देन यानी मैं ज्यादा कमाऊं उससे जो मुझे उनको देना है। ऑब्टेनिंग न्यू कैपिटल का मतलब मैंने डिबेंचर इशू करे और उनको मुझे 5% पर ब्याज देना है, तो मैं बिजनेस में 7% कमाऊं 6% कमाऊं, तो आपकी ईवीए बढ़ेगी। या फिर माइनस, कैपिटल एम्प्लॉयड कम कर दो, यानी वो प्रोजेक्ट जिन पर आपकी रिटर्न कम आ रही है, जिन पर आपकी रिटर्न कम आ रही है, टर्न आउट यानी हटा दो, उस इन्वेस्टमेंट या प्रोजेक्ट से कैपिटल एम्प्लॉयड हटा दो जिसमें जिसमें आपको रिटर्न तो आ रही है मान लो 6% और आप डिबेंचर होल्डर को दे रहे हो 7%, यानी कोई ऐसा प्रोजेक्ट है जो आपको 6% की रिटर्न दे रहा है जबकि उस पैसे पर आपको ब्याज देना 7%, तो वहां से हटा दो यानी लिक्विडेट कर दो अनप्रोडक्टिव कैपिटल। क्लियर पार्ट में, तो 3 तरीके हो गए, नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ाओ बगैर कैपिटल लगाए, एफिशिएंसी बढ़ाओ। दूसरा, कैपिटल एम्प्लॉयड बढ़ाओ, कैपिटल एम्प्लॉयड कम करो, कैपिटल एम्प्लॉयड वो बढ़ाओ जिसका जिस पर हमें ब्याज जो देना है वो बिजनेस के ब्याज से कम हो, यानी बिजनेस का रिटर्न हमारी ऑब्टेनिंग कॉस्ट ऑफ कैपिटल से ज्यादा हो। या फिर वो प्रोजेक्ट लिक्विडेट कर दो, हटा दो, जिसमें जो पैसा लगा हुआ है उस पर मुझे ब्याज ज्यादा देना और मेरा बिजनेस उस पैसे पर ब्याज कम कमा के दे रहा है। क्लियर, तो ये 3 तरीके हो सकते हैं जिसमें मुझे ईवीए बढ़ाने के लिए कहा जाएगा। ओके, चलिए। हाय, नेक्स्ट है नॉन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस मेजर। ठीक है भाई, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस मेजर का मतलब है कि प्रॉफिट कमाना, हम टारगेट दे रहे हैं कि आपको इतना प्रॉफिट कमाना है। ठीक है, हर कंपनी प्रॉफिट कमाने के लिए ही लगी है, उसका अगर प्रॉफिट नहीं कमाएंगे तो कंपनी बंद हो जाएगी, मानते हैं, बट केवल प्रॉफिट कमाना उद्देश्य नहीं होना चाहिए। अगर हम अपने स्टेक होल्डर्स को सेटिस्फाई कर रहे हैं, अपने एम्प्लॉयज को सेटिस्फाई कर रहे हैं, अपने कस्टमर को सेटिस्फाई कर रहे हैं, हम अपनी सोसाइटी को सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो आज नहीं कमाएंगे तो कल कमा लेंगे। जैसे फ्लिपकार्ट कहें, अमेजन कहें, पेटीएम कहें, ये ठीक है, अगर आज उतना नहीं कमा रहे या कम कमा रहे हैं तो फ्यूचर में ज्यादा कमा लेंगे, क्योंकि ये कस्टमर, एम्प्लॉयज, सोसाइटी, इनको सेटिस्फाई करके रख रहे हैं, दे आर सो मच सेटिस्फाइड, यानी स्टेक होल्डर्स अदर देन शेयर होल्डर्स ऑलमोस्ट सेटिस्फाइड। तो हम ये कहना चाहते हैं यहाँ पर कि जो नॉन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस मेजर्स हैं और फाइनेंशियल, दोनों में बैलेंस बना के चलना चाहिए। ठीक है, फाइनेंशियल मेजर्स कौन से होते हैं, रेजुलर इनकम, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ईवीए, और नॉन फाइनेंशियल मेजर्स कौन से होते हैं, जैसे बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल हो गया, परफॉर्मेंस प्रिज्म हो गया, परफॉर्मेंस पिरामिड हो गया, बैलेंस स्कोर कार्ड हो गया, बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल। तो ये जो और ट्रिपल बॉटम लाइन, इनको और फाइनेंशियल मेजर्स हमें दोनों में बैलेंस बना के चलना चाहिए, क्योंकि केवल फाइनेंशियल परफॉर्मेंस शॉर्ट टर्म होते हैं, हम थोड़े टाइम के लिए तो प्रॉफिट कमा लेंगे, बट लॉन्ग टर्म सर्वाइवल के लिए नॉन फाइनेंशियल जरूरी है, क्योंकि फाइनेंशियल केवल आइसोलेटेड होते हैं अपने में। ठीक है,
यही कह रहे हैं, एज मेंशन अर्लियर इन दिस चैप्टर फाइनेंशियल मेजर पोजेस द सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ शॉर्ट कमिंग। फाइनेंशियल मेजर्स में बहुत सारी कमियां आ जाती हैं, ठीक है, शॉर्ट टर्म ओरिएंटेशन होते हैं। फाइनेंशियल मेजर्स शॉर्ट टर्म होते हैं, लॉन्ग टर्म नहीं होते हैं, हिस्टोरिकल होते हैं नेचर में, इंटरनली फोकस्ड होते हैं, केवल विंडो ड्रेसिंग होते हैं, मतलब जो होता है वो दिखता नहीं, जो दिखता है वो होता नहीं है ना। वही जो 8 पॉइंट आपको बताए थे सारे, ठीक है, विच मेक देम अनफिट फॉर इफेक्टिव सिस्टम स्पेशली इन आइसोलेशन। मतलब जो फाइनेंशियल मेजर्स हैं हालांकि वो जरूरी हैं, बट उनमें ये कमियां रहती हैं, क्या क्या कि शॉर्ट टर्म होते हैं, आइसोलेटेड होते हैं, हिस्टोरिकल पर बेस्ड होती है, विंडो ड्रेसिंग होते हैं, ठीक है। तो हमारे लिए प्रॉफिटेबिलिटी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्टेबिलिटी, अगर प्रॉफिट नहीं कमाएंगे तो लॉन्ग टर्म नहीं चल पाएंगे, क्योंकि फिर शेयर होल्डर्स पैसा नहीं लगाएंगे। हालांकि प्रॉफिट जरूरी है, बट बैलेंस बनाना जरूरी है फाइनेंशियल में और नॉन फाइनेंशियल में, ठीक है। हाँ जी, नॉन फाइनेंशियल कौन से हो गए हमारे पास? परफॉर्मेंस पिरामिड, परफॉर्मेंस प्रिज्म, बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल, ठीक है, ट्रिपल बॉटम लाइन, ये सारे ठीक हो गया। तो हम क्या कहना चाहते हैं कि फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल दोनों में बैलेंस बनाना जरूरी है। फाइनेंशियल कौन से होते हैं बेसिकली? हाँ जी, फाइनेंशियल, परफॉर्मेंस मेजर और नॉन फाइनेंशियल, ओके। दोनों में बैलेंस बनाना हमारे लिए जरूरी है, बैलेंस इज एसेंशियल, ओके। हालांकि जो फाइनेंशियल है, जैसे रेगुलर इनकम हो गया, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हो गई, ईवी हो गया, नहीं भाई, ये शॉर्ट टर्म होते हैं हमारे, ये हमारे शॉर्ट टर्म होते हैं, राइट, आइसोलेटेड होते हैं अपने आप में, ओके। विंडो ड्रेसिंग कहते कह सकते हैं, यानी जो होता है वो दिखता नहीं, जो दिखता है वो होता नहीं, राइट। प्योर फाइनेंशियल टर्म, केवल प्रॉफिट कमाना। बैलेंस क्यों जरूरी है? क्योंकि हालांकि प्रॉफिट कमाना भी जरूरी है, एसेंशियल है, पर इतना एसेंशियल नहीं है कि केवल प्रॉफिट ही कमाए ओनली। तो नॉन फाइनेंशियल भी जरूरी है। तो नॉन फाइनेंशियल में क्या आ गए? परफॉर्मेंस पिरामिड आ गया, परफॉर्मेंस प्रिज्म आ गया, बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल आ गया, राइट, बैलेंस स्कोर कार्ड, ट्रिपल बॉटम लाइन, ये सारे आ गए। तो ये भी, क्योंकि जब हम अपने एम्प्लॉय को सेटिस्फाई करेंगे तो वो लॉन्ग टर्म के लिए जरूरी होगा, लॉन्ग टर्म सर्वाइवल के लिए अति आवश्यक होगा, ओके। क्लियर पार्ट? चलिए, चलिए बेटा, नेक्स्ट है बैलेंस स्कोर कार्ड, ठीक है। बैलेंस स्कोर कार्ड हमारी एक ऐसी स्टेटमेंट होती है जो हम अपने स्टेक होल्डर्स को प्रेजेंट करते हैं कि भाई आप हमारी कंपनी में पैसा लगाओ, एक नॉन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस मेजरमेंट हम इसको कह सकते हैं। तो इसमें बेसिकली हम 4 पॉइंट डिस्कस करते हैं, ठीक है। इंटरनल बिजनेस पर्सपेक्टिव, कस्टमर पर्सपेक्टिव, लर्निंग ग्रोथ और फाइनेंशियल। मतलब ये चारों पॉइंट हम जो शेयर होल्डर्स को, स्टेक होल्डर्स को बताते हैं कि भाई हमारी कंपनी में आप पैसा क्यों लगाओ। तो सबसे पहला पार्ट आता है इसमें इंटरनल बिजनेस पर्सपेक्टिव, यानी ये दिखाता है हमारी कंपनी का इम्यून सिस्टम कितना अच्छा है, कि भाई जैसे कहते हैं ना कि भाई कोई भी आपके बॉडी में बीमारी नहीं आ सकती है, क्योंकि हम बीमारी से लड़ने की ताकत हमारे अंदर बहुत ज्यादा है, देखने में नहीं, इंटरनली। तो फर्स्ट पॉइंट अब हम अपने स्टेक होल्डर्स को बताएंगे कि हमारा जो इंटरनल बिजनेस पर्सपेक्टिव है वो कितना स्ट्रांग है। तो इसमें हम पहला पार्ट दिखाते हैं ऑब्जेक्टिव, हमारा बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है, उसको बोलते हैं क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर। फिर केपीआई, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर, कैसे पता चलेगा कि जो आप बता रहे हो, मतलब कि कैसे पता चलेगा कि जो आप बता रहे हो वो कितना ठीक है। एक थर्मामीटर होना चाहिए ना कि बुखार है तो कितना है। तो की परफॉर्मेंस इंडिकेटर बताता है कि कैसे पता चलेगा कि आप जो कह रहे हो वो कहां तक आपने अचीव किया है। पहला ऑब्जेक्टिव की परफॉर्मेंस, फिर सजेशन उसका, ठीक। इंटरनल का मतलब हम कहते हैं कि हमारी इंटरनल, यानी हमारी प्रोडक्टिविटी, हमारी बिजनेस की एफिशिएंसीज कितनी है, हम इंटरनली कितना स्ट्रांग है, यानी हमारी बिजनेस एफिशिएंसी कितनी है, ठीक है। इंटरनल स्ट्रांगनेस कितनी है, प्लांट हमारे पास जो
एरिया है हमारे पास, मशीन है, कितना सेफ है, ग्रोथ प्रोसेस हमारा कितना है, सेल्स पेनिट्रेशन कितनी है हमारे पास, राइट, ये दिखाएगा। पहला हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रोडक्टिविटी, सेल पेनिट्रेशन। ओके, अब ये कैसे पता लगाएगा, कि कैसे पता लगेगा कि भाई हमारे पास इंटरनल बिजनेस प्रोस्पेक्टिविटी अच्छी है, प्रोडक्टिविटी देखेंगे कि भाई एक प्रोडक्ट को बनाने में कितना टाइम लग रहा है और कितना लगना चाहिए, राइट। अब अपने रिसोर्स को कितना अच्छी तरह यूटिलाइज कर रहे हो, प्लांट सेफ्टी आप कह तो रहे हो, तो देखोगे कैसे पता चलेगा कि प्लांट सेफ्टी पर कहने से पता लग जाएगा, नहीं, आपके देखोगे कितने एक्सीडेंट्स होते हैं, कितने मिस हैपनिंग होते हैं, है ना। प्रोडक्टिविटी, बिजनेस एफिशिएंसी कह तो दी, मैन्युफैक्चरिंग साइकिल टाइम आपका कितना है, अगर आपका मैन्युफैक्चरिंग साइकिल टाइम बहुत ज्यादा है तो फिर इसका मतलब आप अपने रिसोर्स को ऑप्टिमम यूटिलाइज नहीं कर पा रहे ना। कितने आवर्स वेटिंग करते हैं लेबर असेंबली में, मतलब लेबर अगर अननेसेसरी वेट कर रहे हैं, कटिंग का काम हो गया, स्टिचिंग के लिए वेट कर रहे हैं, तो फिर कहाँ बिजनेस एफिशिएंसी रही, कहाँ अपने रिसोर्स को ऑप्टिमम यूटिलाइज कर रहे हो, तो वेस्ट ज्यादा है, right? आपके पास कितनी इंटरनल फैसिलिटी है अपने स्टूडेंट को बैकअप देने के लिए, राइट। पोस्ट सेल सर्विसेज आपके पास कितनी अच्छी है, ध्यान से सुनना, एवरेज टाइम फॉर रिप्लेसमेंट रिपेयर सर्विस, मतलब आपके पास कोई कस्टमर आता है तो उसको बोलते हो कि ठीक है भाई गुड्स रख जाओ, हम आपको बदल के दे देंगे। अब आपके पास इंटरनल इंटरनल रिसोर्सेज ही नहीं है, तो फिर उसको आप रोज डालते रहोगे। तो अगर आपके पास, आप कह रहे हो कि हम इंटरनली स्ट्रांग है, तो इसका मतलब आप अपने कस्टमर को जो गुड्स रिप्लेस करके दे रहे हो, नहीं, रिपेयर करके दे रहे हो, टाइम कम लगाओगे, ध्यान रखना। मतलब इंटरनल आपको ये बताएगा कि हम इतने अच्छे स्ट्रांग है ताकि मेरा कस्टमर सेटिस्फाइड हो, ओके, ताकि मेरा कस्टमर सेटिस्फाइड हो, पर तो ये इंटरनली दिखाना चाहते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी, ग्रोथ, इसका मतलब हमारे वर्कर्स हर काम कर सकें। कितने हमने सर्विस सेंटर खोले हैं, कस्टमर रिलेशन सेंटर कितने खोले मेजर सिटीज में, टोल फ्री हेल्पलाइन कितनी खोली हुई है, ये मत समझना कि इससे कस्टमर, वो परिणाम होगा, कस्टमर जो सेटिस्फाइड होगा वो हमारा रिजल्ट होगा। यहाँ पर हम ये कहना चाहते हैं कि इंटरनली हम इतने स्ट्रॉन्ग हैं कि हम कितने सर्विस सेंटर खोल रहे हैं, हम कितनी जल्दी कस्टमर को गुड्स रिप्लेस करके दे रहे हैं, कितना मैन्युफैक्चरिंग साइकिल टाइम हमारा कम है, ठीक है। हम एनकरेज कर रहे हैं कस्टमर को कि हमारा प्रोडक्ट खरीदे, ओके। तो ये सारी चीजें किसमें आएंगी, इंटरनल बिजनेस पर्सपेक्टिव। बात समझ में आ गई। इंटरनली आप कितने स्ट्रॉन्ग हो, कितनी प्रोडक्टिविटी है आपकी, कितनी रिसोर्स ऑप्टिमम यूटिलाइज कर रहे हो, कितना मैन्युफैक्चरिंग साइकिल टाइम आपका है, कितने अपने स्टूडेंट को बैकअप की फैसिलिटीज दे रखी है, जैसे कोई टीचिंग इंस्टीट्यूट है तो कितने आपने नए सर्विस सेंटर खोले हुए हैं, कितने आप कस्टमर को जल्दी से जल्दी गुड्स रिप्लेस करके दे रहे हो, कितना उसका रिपेयरिंग का टाइम लगा रहे हो, राइट। ये सारी चीजें इसमें आ जाएंगी। तो ये अगर इंटरनल स्ट्रॉन्ग होंगे, इंटरनल आपके पास अच्छे प्लांट एंड मशीनरीज होंगे, मिस हैपनिंग कम होंगी, तो आप कहोगे कि हाँ हम इंटरनली इतने स्ट्रॉन्ग हैं कि हम अपने कस्टमर को सेटिस्फाई कर पाएंगे, ओके। चलो दूसरा परिणाम, कस्टमर पर्सपेक्टिव, मतलब कस्टमर हमें कैसे देखता है, राइट। देख, ये ऑब्जेक्टिव क्या है कि कस्टमर की निगाह में हम क्या हैं, राइट। हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, कस्टमर की निगाह में नंबर वन बनना, क्वालिटी प्रोडक्ट देना, कस्टमर लॉयल्टी, कस्टमर की नीड को फोकस करना, मतलब कस्टमर की निगाह में हम नंबर वन बने, ये हमारा ऑब्जेक्टिव रहेगा यहाँ पर, ठीक है। यानी जीरो डिफेक्ट पॉलिसी रहे। अब कैसे पता चलेगा कि हम कस्टमर की निगाह में नंबर वन है, कैसे कहोगे कि हाँ कस्टमर कहता है कहीं और मत जाओ यहाँ आओ, जब हम उसको बताओ क्वालिटी गुड्स देंगे, राइट, उसकी जो भी इच्छाएं हैं वो पूरी करेंगे, डिलीवरी टाइम पर देंगे, क्वालिटी गुड्स देंगे हम उसको, उसकी कंप्लेंट हैंडल करेंगे, राइट, डिफेक्टिव गुड्स कम देंगे, आफ्टर सेल्स सर्विसेज देंगे, वारंटी, ध्यान रखना दोनों में कंफ्यूज मत होना। इंटरनल में क्या था कि आफ्टर सेल्स सर्विसेज में टाइम कितना लगा रहे हैं, ठीक है। कस्टमर सेटिस्फेक्शन का मतलब हुआ कि हम उसको बोल रहे हैं कि ले जाओ, खराब होगा तो वापस ले लो, बोलना कस्टमर सेटिस्फेक्शन। फिर जब वो आ रहा है तो आने के बाद अगर उसको हम टाइम नहीं लगा रहे तो वो हमारी इंटरनल कैपेसिटी है, बोलना कि भाई खराब होगा तो वापस कर देंगे हम आपको, या बदल के दे देंगे या ठीक करके दे देंगे, ये कहलाएगा कस्टमर सेटिस्फेक्शन, ठीक है। वारंटी रिपेयर, कस्टमर कितने बढ़ रहे हैं हमारे, तो कैसे पता चलेगा कि आप कस्टमर की निगाह में लॉयल हो, कैसे पता चलेगा कस्टमर आपसे सेटिस्फाइड हो, जब आप उसको क्वालिटी गुड्स दे रहे हो, जब आप उसके गुड्स की डिलीवरी टाइम पर दे रहे हो, जब डिफेक्टिव कम आ रही है, जब उसकी कंप्लेंट हैंडल कर रहे हो, जब उसको ये कह रहे हो कि हाँ खराब होगा तो बदल के दे देंगे, ठीक है। और कितने नए प्रोडक्ट दे रहे हो, कितने नए कस्टमर आ रहे हैं, नहीं? कितने हम जो प्रोडक्ट बेच रहे हैं एज कंपेयर टू अवर कॉम्पिटिटर, ओके। कस्टमर रिटेंशन रेशियो कितनी है, कितने कस्टमर रिपीट हो रहे हैं, कि कंप्लेंट कितनी आ रही है, राइट? अगर कोई मान लो लोन है, बैंकिंग कंपनी है,
तो कितने अकाउंट नए ओपन करे, कितने अकाउंट क्लोज हुए पुराने वाले, कितना टाइम आप लगा रहे हो लोन देने में। तो ये सारी चीजें कस्टमर सेटिस्फैक्शन पर आ जाएंगी। ओके, कितना हमने डिस्काउंट वाउचर रिडीम करे, कितना क्या कस्टमर का फीडबैक है। डिस्काउंट वाउचर रिडीम करने का मतलब समझ गए ना आपने, ये क्या दिया कि कस्टमर को कि भाई ये इतने की परचेज करोगे तो हम आपको इतना वाउचर देंगे, 1 महीने के अंदर आप अगली परचेज पर रिडीम कर लेना। अब वो 1 महीने के बाद आ रहा है, आपने कहा नहीं भी पॉलिसी खत्म, वो नहीं ना, तो कस्टमर डिससेटिस्फाइड होगा। क्लियर। तो कस्टमर परस्पेक्टिव में क्या आ जाएगा कि कस्टमर की सेटिस्फैक्शन, क्वालिटी ऑफ गुड्स दे रहे हो उसको, डिलीवरी टाइम पर दे रहे हो, उसकी कंप्लेंट हैंडल कर रहे हो, डिफेक्टिव गुड्स कम आ रहे हैं आपके, राइट भाई, आप उसको गुड्स रिप्लेस करने की सुविधा दे रहे हो। ठीक है, इंटरनल में था कि कितना जल्दी उसको रिप्लेस कर रहे हो। ओके, कि प्रोसेसिंग टाइम आप कितना लगा रहे हो लोन के लिए, और कितने अगर बैंक की सर्विसेज हैं तो कितने नए अकाउंट ओपन हुए, कितने पुराने अकाउंट क्लोज हो गए, कितने कस्टमर रिटेन रहे, कस्टमर की लॉयल्टी कितनी थी। ओके, कितना आपने कंपैरेटिवली कंपटीटर्स के बदले अपना नया गुड्स बेचा। तो क्या आ जाएगा कस्टमर पर्सपेक्टिव। ओके, लर्निंग ग्रोथ इनोवेशन पर्सपेक्टिव। आप ये बताओगे कि भाई हमारे पास कितनी लर्निंग है, स्किल्स डेवलपमेंट क्या है, सुपरविजन, एम्प्लॉय की जॉब के सेटिस्फैक्शन कितना है, मॉरलिटी। ओके, इंक्रीज न्यू प्रोडक्ट इनोवेशन सर्विस सोल्ड, कितनी नई टेक्नोलॉजी अपडेट करी है, तो ये आ जाएगा इनोवेशन। कितनी नई टेक्नोलॉजी आपने डेवलप करी है। ओके, कितने आपने नए प्रोडक्ट या सर्विसेज इनोवेटिव वाले। ओके, कितने आपने अपनी लेबर को अपडेट रखा है। स्किल्स डेवलपमेंट का मतलब अपने लेबर को कितना अपडेट रखा है। उनकी एम्प्लॉय जॉब जॉब सेटिस्फैक्शन का मतलब ये मत समझना कि हम उनको प्लांट सेफ्टी दे रहे हैं, सेफ्टी दे रहे हैं तभी तो वो सेटिस्फाइड हैं। तो देना इंटरनल कहलाएगा, परिणाम कस्टमर या ग्रोथ। तो इन लर्निंग ग्रोथ और इनोवेटिव पर्सपेक्टिव में क्या आएगा, ये भी एम्प्लॉय को सेटिस्फाई रखना। एम्प्लॉय के लिए हम क्या कर रहे हैं, उनको अपडेट कितना कर रहे हैं, लर्निंग यानी समय समय पर हम उनको अपडेट करते जा रहे हैं। मार्केट में जो नई डायनामिक सिचुएशन चेंज होती जा रही है, हम उनसे उनको अवगत करा रहे हैं, ट्रेनिंग दे रहे हैं उनको। जैसे मान लो कोचिंग इंस्टीट्यूट है तो कोई हम अपनी फैकल्टीज को ट्रेनिंग दे रहे हैं, एक सेमिनार कंडक्ट करें कि देखो भाई टैक्स में ये सारे चेंजेस आ गए तो आपको पता होने चाहिए। ऐसे हम अपने एम्प्लॉयज को नई नई टेक्नोलॉजी के बारे में जानकारी देने के लिए उनकी ट्रेनिंग सेशन कंडक्ट करवाना चाहते हैं। यानी एम्प्लॉय का सेटिस्फैक्शन इंप्रूव होगा, नई नई टेक्नोलॉजी नए नए आइडियाज आएंगे, ये हमारा ऑब्जेक्टिव हो। कैसे पता चलेगा, आपने कह तो दिया ठीक है भाई हम ट्रेनिंग देंगे, उनकी नॉलेज अपडेट करेंगे, कैसे पता चलेगा कि आपने करा है, कितने ट्रेनिंग सेक्शन रखे आपने ना, नंबर ऑफ ट्रेनिंग ऑफ आवर एम्प्लॉय, कंप्यूटर ट्रेनिंग कितनी दी आपने स्टाफ को, क्योंकि अब तक तो आपका काम मैनुअली होता था, अब आप उनको ट्रेनिंग दे रहे हो। ठीक है, कॉस्ट लीडरशिप यानी कॉस्ट आपने कितनी कम करी, कितना आपने बेकार की जो एक्टिविटी थी उनको कम किया, तो वो कहलाएगा एक तरह से ग्रोथ, राइट भाई। अब आप कह तो रहे हो कि हमने एम्प्लॉय को अपडेट करा, कितने ट्रेनिंग सेक्शन दिए, तो पता लग जाएगा उनकी रिटेंशन रेशो कितनी है, उन एनी एम्प्लॉय की सेटिस्फैक्शन रेट देखने से पता लग जाएगा, राइट भाई। नए प्रोडक्ट कितने लॉन्च करे, ग्रोथ होते पता लग जाएगा इससे। इनोवेटिव यानी अगर कोई बैंकिंग कंपनी है तो इंटरनेट बैंकिंग उन्होंने शुरू करी, एटीएम सर्विस शुरू करी। ठीक है, जैसे मान लो ऑनलाइन बिजनेस शुरू करा आपने, कोई नई ऐप डेवलप करी, नहीं। अब जैसे बैंक है तो उन्होंने ये नया शुरू किया कि भी जो भी लोन देंगे उसके साथ में हम उनका इंश्योरेंस कर देंगे, तो ये इनोवेटिव आइडिया है ना। ठीक है, ऐप बेस्ड बुकिंग शुरू कर दी जैसे फ्लिपकार्ट अमेजन वगैरह। ठीक है, न्यू आइडिया कितने डेवलप हुए, कितना आपने R&D पर खर्च किया, तो ये सारे किस पर आ जाएंगे, लर्निंग। लर्निंग का मतलब होगा कि हम अपने एम्प्लॉय को कितना ट्रेनिंग दे रहे हैं, कितने ट्रेनिंग सेशन दे रहे हैं, पता लगेगा उनकी रिटेंशन रेशियो, उनका टर्नओवर। तो अगर उनका टर्नओवर कम होगा, रिटेंशन रेशियो कम होगी, तो वो अपडेट रहेंगे, क्योंकि अगर वो आप उनको अपडेशन ट्रेनिंग कंप्यूटर ट्रेनिंग नहीं दोगे तो वो दूसरी कंपनी में चले जाएंगे, कहेंगे यहाँ तो बहुत ट्रेडिशनल काम होता है। ठीक है, बैंक है तो कोई अगर आप लोन दे रहे हो तो साथ में अगर कोई इंश्योरेंस भी दे देते हो साथ में, तो ये जरूरी है लेना, तो इनोवेटिव आइडिया चलाया। न्यू टेक्नोलॉजी, लाइक कोई आपने बुकिंग कर रहे हो तो आपने वेबसाइट डेवलप करी, ऑनलाइन बुकिंग शुरू कर दी है, कितना आपने R&D पर पैसा खर्च किया, कितना कॉस्ट लीडरशिप पर पैसा खर्च किया, तो ये सारे आ जाएंगे हमारे किस पर, लर्निंग ग्रोथ। कितनी कंप्यूटर ट्रेनिंग दी। अब फाइनेंशियल में तो आपको पता ही है कि हमारे शेयर होल्डर्स हमें कैसा देखते हैं। ठीक है, तो मोस्ट प्रॉफिटेबल देखना चाहते हैं, कंपनी नंबर 1 हो मार्केट में, रेवेन्यू ग्रोथ हो, तो कैसे पता चलेगा, सिंपल है, ऑपरेटिंग रेशियो निकालोगे, जीपी रेशियो निकालोगे, नेट प्रॉफिट रेशियो निकालोगे, ईवीए निकालोगे, ये सारी रेशियोज हमारी हाई होनी चाहिए। ठीक है, राइट, ये सारी रेशियो हमारी हाई होनी चाहिए। एवरेज रेवेन्यू पर यूजर। ओके,
हम हमारा ऑब्जेक्टिव होना चाहिए मैक्सिमाइज करें शेयर होल्डर्स की वेल्थ। ओके, तो ये हमारा किस में कहलाता है, बैलेंस स्कोर कार्ड। ओके, चल अब आगे चलते हैं हम अगला। हाँ जी, अगला देखो, वाई बैलेंस स्कोर कार्ड फेज टू प्रोवाइड फॉर द डिजायर्ड रिजल्ट, मतलब बैलेंस स्कोर कार्ड की लिमिटेशंस क्या है, क्यों ये सही रिजल्ट नहीं देता। सबसे पहली कमी है तो ये नॉन फाइनेंशियल मेजर है ना, क्यों ये सही रिजल्ट नहीं दे पाता है, क्योंकि जब हम अपने एम्प्लॉइज को बोलते हैं, स्टाफ को बोलते हैं कि भाई बैलेंस स्कोर कार्ड बनाओ, राइट, तो जो मैनेजर्स हैं वो अपने उनके दिमाग में ये रहता है अरे सर नॉन फाइनेंशियल मेजर्स हमें ऑलरेडी कंसिडर कर लिए हैं, अब इसमें क्या नई बात है, तो इसलिए उस पर ध्यान नहीं देते हैं। जब आप कोई भी नया काम तो बोलते हो ना अपने स्टाफ को, तो वो ये कहते हैं ये सर वही तो है, अब इसमें कौन सी ऐसी नई बात आ गई, तो फिर वो फिर अपने सारे एफर्ट नहीं लगाते। नहीं, तो जब मैनेजर्स ऑलरेडी ये एक प्रिसेप्शन बना लेते हैं कि हमने नॉन फाइनेंशियल मेजर कंसिडर कर लिए हैं, तो वो सबसे बड़ी कमी रहती है। दूसरा, ये जो सीनियर मैनेजर्स हैं वो पूरी तरह उनको गाइड नहीं कर पाते हैं कि भाई आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनको ये नहीं बता पाते सीनियर मैनेजर मिडिल मैनेजर को कि भाई देखो आपको ये सारे फीचर्स, आपको ये सारी चीजें कौन कौन सी, कि भाई इंटरनल बिजनेस प्रोस्पेक्टिव में आपको क्या क्या बताना है, कितने आपको प्रोडक्टिविटी बतानी है, कितने आपको नंबर ऑफ एक्सीडेंट बताने हैं, मतलब प्रॉपरली डिस्क्राइब नहीं कर पाते, तो फिर मिडिल मैनेजर कंफ्यूजन की स्थिति में रहते हैं। नहीं, और कई बार क्या होता है कि जस्ट कॉपी कर लेते हैं, अब अच्छी तरह समझाया नहीं तो मिडिल मैनेजर को रिपोर्ट तो करना ही है, तो वो क्या करते हैं कि बैलेंस स्कोर कार्ड को बस कॉपी कर लेते हैं दूसरे से, वो उसमें अपने इनिशिएटिव, अपने आइडिया, अपने एफर्ट, अपने पैशन नहीं लगाते। ठीक है, और कई बार क्या होता है कि बैलेंस स्कोर कार्ड जस्ट एक रिपोर्टिंग पर्पस के लिए रह जाता है, राइट, इसमें जो नए और इफेक्टिव वे है वो शामिल नहीं हो पाता, तो इस वजह से फेल हो जाता है। तो सबसे पहला कारण क्या रहा कि मैनेजर्स मिस्टेकनली थिंक, गलती से सोचते हैं कि दे ऑलरेडी यूज नॉन फाइनेंशियल मेजर, इसलिए दे ऑलरेडी हैव बैलेंस स्कोर कार्ड। समझ में आ गई कि कोई भी नया काम बोलते हो तो कहते हैं सर ये काम हमने किया तो होगा है, तो ऑलरेडी डन। ठीक है, सीनियर एग्जीक्यूटिव मिसगाइडेड या प्रॉपरली गाइड नहीं करते रिस्पॉन्सिबिलिटी को, कि भाई मिडिल लेवल मैनेजर को ये नहीं बताते कि आपकी ये जिम्मेवारी है। ठीक है, कि भाई आपको ये बताना है कि हमने कस्टमर को सेटिस्फाइड कितना किया है, हमने हमारे पास इंटरनल बिजनेस प्रोस्पेक्टिव में कितने कितने रिसोर्स कैसे कैसे यूटिलाइज करेंगे, सारी चीजें एक्सप्लेन नहीं करते हैं। और कंपनी ट्राई करती है कॉपी मेजर्स एंड स्ट्रेटेजी, जो बेस्ट कंपनीज हैं बस उनकी स्ट्रेटेजी को और मेजर्स को कॉपी करने की कोशिश करती है, और वो अपने मेजर्स को डेवलप नहीं करना चाहते। ठीक है, और कई बार क्या होता है कि हम सिर्फ रिपोर्ट करने के लिए रह जाते हैं, तो इस वजह से बैलेंस स्कोर कार्ड हमारा फेल हो जाता है। तो क्या क्या कारण है फेल होने के, सबसे पहले कि वो ये सोचते हैं ऑलरेडी डन, जिन्होंने ऑलरेडी किया हुआ है। नहीं, दूसरा कि प्रॉपर गाइड नहीं करते, दूसरा प्रॉपरली गाइड नहीं कर पाते हैं, नहीं, कि भाई ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये समझा ही नहीं पाते उनको। ठीक है, राइट, और वो सिर्फ कॉपी कर लेते हैं दूसरे बेस्ट कंपनी की, और अपने आइडिया नहीं लगाते। नो इंट्रोड्यूस देयर ओन आइडिया, अपने आइडिया वो नहीं लगाते, अपने एफर्ट्स लगाते ही नहीं, राइट, और जस्ट रिपोर्टिंग पर्पस के लिए रह जाता है। तो इसमें इफेक्टिवनेस नहीं आ पाती है, इसमें फिर हमारी इफेक्टिवनेस की कमी रह जाती है। ठीक है, तो इस वजह से बैलेंस स्कोर कार्ड हमारा फेल हो जाता है। ओके, चलिए चलिए अगला है बेटा परफॉर्मेंस पिरामिड। एक्सप्लेन अबाउट परफॉर्मेंस पिरामिड। देखो क्या कहना चाहते हैं कि परफॉर्मेंस पिरामिड भी एक नॉन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस मेजरमेंट है। ठीक है, ये स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट एंड रिपोर्टिंग भी कहते हैं इसको। ठीक है, ये जो परफॉर्मेंस पिरामिड है, इसके मेन खासियत क्या है कि ये एक हमारा फ्रेमवर्क है, मेजर्स है, ये लिंक करता है बिजनेस स्ट्रेटेजी को डे टू डे ऑपरेशन के साथ। मतलब जो हम डेली काम करते हैं ना, जो हम डेली वर्क करते हैं, तो उसको लिंक करते चले जाओ स्ट्रेटेजी से। भाई जैसे आप सिंपल सी बात मैं आपको बताता हूँ, आप क्वेश्चन पढ़ते हो केस स्टडी का कोई भी, ठीक है, आप या प्रैक्टिकल क्वेश्चन पढ़ते हो, तो हर लाइन को, हर पैराग्राफ को
आप लिंक करते चले जाओ, वो डिमांड क्या कर रहा है, समझ ये कहना चाह रहे हैं कि भाई जब आप हर पैराग्राफ को लिंक करोगे, अच्छा अच्छा ये मांग रहा है, अच्छा अगले पैराग्राफ में ये कह रहा है और मांग ये रहा है, तो जो लिंकेज होती चली जाएगी तो आपका आंसर सही दिशा में जाएगा। यही कंपनी में कहना चाह रहे हैं कि जब हम अपने ऑपरेशन को, जो हम काम कर रहे हैं उसको अपनी स्ट्रेटेजी से लिंक करते चले जाएंगे हर स्टेप पर, और देखेंगे कहाँ कमी आ रही है, तो उससे क्या होगा कि हमें स्टेप पर पता लग जाएगा कि कहाँ कमी है, वहीं हम दूर कर पाएंगे। ये कहलाता है परफॉर्मेंस पिरामिड। ठीक है, राइट भाई। तो ये कहता है डे टू डे ऑपरेशन को स्ट्रेटेजी से लिंक करते हैं, इससे पता लग जाएगा कहाँ कमी है। मेजरमेंट टूल है। सक्सेस ऑफ प्रपोजल इज लिंक्ड विद एक्सटर्नल और इंटरनल। अब ये दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक्सटर्नल और इंटरनल एफिशिएंसी। मतलब दो तरफ देखते हैं कि बाहर की एफिशिएंसी क्या जा रही है, इंटरनल एफिशिएंसी क्या जा रही है। ठीक है, मार्केटिंग सक्सेस ऑफ प्रपोजल इज एसोसिएटेड विद अचीवमेंट ऑफ कस्टमर सेटिस्फैक्शन। बिल्कुल ठीक है नहीं, एक्सटर्नल किससे पता लगेगा, कस्टमर, और इधर फाइनेंशियल किससे पता लगेगा, प्रोडक्टिविटी से। ठीक है, चलिए ये अब आपको बता दें, देखे जाना। हाँ जी, एक्सटर्नल इफेक्टिवनेस, इंटरनल इफेक्टिवनेस। सबसे ऊपर होता है कॉर्पोरेट विजन, सबसे ऊपर होता है कॉर्पोरेट विजन। ओके, हाँ जी, कॉर्पोरेट विजन का मतलब हमारी स्ट्रेटेजी। इसको दो पार्ट में एनालाइज करते हैं, मार्केट और फाइनेंशियल। इसको हम दो पार्ट में एनालाइज करते हैं, मार्केट और फाइनेंशियल। ये कहलाता है लेवल 1। देखो यहाँ पर एक एक पिरामिड का एक पार्ट हो गया लेवल 1, यानी सबसे ऊपर हम क्या चाहते हैं। ओके, इसको फिर हम सेकंड पार्ट पे डिवाइड करते हैं कि हमारी ऑब्जेक्टिव को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, मार्केट यानी एक्सटर्नल और फाइनेंशियल। इसको बोलते हैं लेवल 2। फाइनेंशियल का मतलब क्या होता है कि हम कितना प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग रेशियो, रेजिडुअल इनकम, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट और ईवीए। मार्केट में ये कहना चाहते हैं कि मार्केट शेयर कितना बड़ा है, हम दूसरे कंपटीटर के बदले हमारे कस्टमर कितने ज्यादा है, यानी शेयर होल्डर्स की वेल्थ कितनी है हमारे पास, ये हमारा ऑब्जेक्टिव। ये कैसे अचीव करते हो, ये आते हैं लेवल 3 पर। ओके, फाइनेंशियल प्रॉफिट कैसे कमाओगे, प्रोडक्टिविटी अगर आपकी होगी, यानी अगर आप कॉस्ट कम लेकर आओगे, टाइम कम लगेगा, तो कॉस्ट कम आएगी, रेवेन्यू बढ़ेगी, तो आपका प्रॉफिट ज्यादा हो जाएगा। प्रोडक्टिविटी में हम कहते हैं ये आता है आपका लेवल 4। हाँ जी, साइकिल टाइम और वेस्ट, इंटरनल एफिशिएंसी, ऑपरेशन, ध्यान से सुनो। अब यहां से अगर हम शुरू करें कि इंटरनल एफिशिएंसी, यानी इंटरनल आप कितने स्ट्रॉन्ग हो, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि कितने वेस्ट आपने कम करे। वेस्ट में क्या क्या आ जाएगा, नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस। तो आपका पर्पस होना चाहिए सारे लॉसेस को रिड्यूस करना, जीरो डिफेक्टिव पॉलिसी। साइकिल टाइम में आ जाएगा कि मैन्युफैक्चरिंग साइकिल टाइम कितना है, यानी आप जब प्रोसेसिंग टाइम, साइकिल टाइम का मतलब क्या क्या आ जाएगा, प्रोसेसिंग टाइम, रॉ मटेरियल को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने में कितना टाइम लगा रहे हैं, वेटिंग टाइम, इंस्पेक्शन टाइम, मूविंग टाइम, ये सारे आ जाएंगे। तो ये नॉन वैल्यू एडिट कहलाएंगे, ये वैल्यू एडिट। तो हमारा पर्पज होगा इनको कम करना और इनको खत्म करना, राइट, और प्रोसेसिंग टाइम को मैनेज करना। तो अगर आप ये दोनों काम करोगे तो आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, यानी आपकी कॉस्ट कम आ जाएगी, टाइम कम लगेगा, तो आपका प्रॉफिट बढ़ेगा, आप अपने ऑब्जेक्टिव को पूरा कर पाओगे। तो हमारा पर्पज यहाँ पर है कि कौन कौन इसके लिए जिम्मेवार है। ये आपने क्या दिया कि साइकिल टाइम को कम करना है, तो हु विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, वेस्ट कम करना है, इन्हें नॉर्मल लॉस, अब नॉर्मल लॉस, सारे वेस्टेज को कम करने हैं। ठीक है, वेस्ट में सारे आ जाते हैं, ओवर प्रोसेसिंग, ओवर प्रोडक्शन, राइट, मूविंग, नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस, सबको कम करना है। ओके, ये हमारा इंटरनल में आ जाएगा। एक्सटर्नल एफिशिएंसी का मतलब ये होगा कि हम बाहर देखेंगे कि कंपनी से बाहर हम अपने ऑब्जेक्टिव को कैसे पूरा कर पा रहे हैं, यानी मार्केट शेयर कैसे अचीव करोगे आप, शेयर होल्डर्स की वेल्थ कैसे बढ़ाओगे, यानी कस्टमर को सेटिस्फाई करके। अगर हमारा कस्टमर सेटिस्फाइड होगा तो एक कस्टमर 10 कस्टमर को लेकर आता है, एक कस्टमर डिससेटिस्फाइड हुआ तो 10 कस्टमर चले जाएंगे। अगर कस्टमर सेटिस्फाइड हुआ तो मार्केट में दूसरे कंपनी के कस्टमर हमारे पास आएंगे। कस्टमर कब सेटिस्फाइड होगा, जब उसको क्वालिटी गुड्स मिलेगा, जब उसको हम ऑन टाइम डिलीवरी देंगे। यानी क्वालिटी गुड्स का मतलब होगा कि हम उसको अच्छे डिजाइन का गुड्स दे रहे हैं, राइट, अच्छी हम हाई परसीव्ड वैल्यू का दे रहे हैं।
यानी कस्टमर को अगर हम ये कहते हैं कि भाई गुड्स ले जाओ, खराब होगा तो वापस कर देंगे, तो क्या कहेगा, इंटॉलरेंस है कि मेरे पास यही टाइम रह गया, तो आपको ये कहोगे जीरो डिफेक्ट है, अभी खराब होगा ही नहीं, यानी हाई क्वालिटी गुड्स दे रहे हैं, right? और उसको डिलीवरी हम टाइम से दे रहे हैं। तो अगर हम उसके प्रोडक्ट की डिलीवरी टाइम से दे रहे हैं और हाई क्वालिटी गुड्स दे रहे हैं, तो कस्टमर सेटिस्फाइड होगा और कस्टमर को लेकर आएगा, मार्केट शेयर बढ़ेगा, हम अपने ऑब्जेक्टिव को पूरा कर पाएंगे, राइट। तो ये इसका लिंक है, ओके। हाँ, तो जब भी एक्सटर्नल या इंटरनल इफेक्टिवनेस की बात आती है तो हम बात करते हैं परफॉर्मेंस पिरामिड, ओके, राइट। तो इसमें दो चीजें आती हैं, इट कंसिडर इंटरनल एफिशिएंसी एज वेल एज एक्सटर्नल। अच्छा, एक रह गया फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी दोनों में देखते हैं अब हम क्या, कि ध्यान से सुनो, अगर हमारे सेल्स स्टाफ, हमारे जो सेल्स स्टाफ है कस्टमर की प्रॉब्लम हैंडल कर रहे हैं, दे आर सो कैपेबल, दे आर सो फ्लेक्सिबल कि कस्टमर के डिफरेंट टाइप की प्रॉब्लम वो इजीली सॉल्व कर देते हैं, दे आर सो फ्लेक्सिबल, तो कस्टमर सेटिस्फाइड होगा। समझ गए बात। अगर हमारा सेल्स स्टाफ जो कस्टमर हैंडल कर रहे हैं वो इतने कैपेबल है कि कस्टमर की हर प्रॉब्लम को इजीली सॉल्व कर पाए, दे आर सो कैपेबल, दे आर सो इफेक्टिव, दे आर सो फ्लेक्सिबल, तो कस्टमर सेटिस्फाइड होगा। प्रोडक्टिविटी में क्या कहेंगे हम, कि अगर हमारे प्रोडक्शन मैनेजर, हमारे वर्कर हर काम इजीली कर सकते हैं तो हमारी प्रोडक्टिविटी होगी, मतलब उनको ट्रेनिंग देने की जरूरत नहीं है। जैसे होटल में बात करें कि शेफ है, वो ये कहे कि भाई अच्छा डिश बनानी है, अच्छा ये वाली डिश बनानी है, रुको सर मैं पहले यूट्यूब पर रेसिपी देखूं, मैं पहले ट्रेनिंग ले लूं, तो भैया फिर तो टाइम लगेगा, कब तक तुम समझोगे, कब तक देखोगे, कब तक बनाओगे, कब तक ट्रायल लेते रहोगे। तो अगर हमारा स्टाफ इतना फ्लेक्सिबल है कि वो हर नया काम उतनी ही स्पीड से कर सके, तो रिसोर्स ऑफ ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो पाएगा, नहीं तो वेस्ट हो जाएगा। तो इसका मतलब इनर प्रोडक्टिविटी होनी चाहिए, एक्सटर्नल भी प्रोडक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, यानी सेल्स, यानी जो सेल्स टीम है हमारी, जो कस्टमर की प्रॉब्लम हैंडल करी, दे आर सो फ्लेक्सिबल टू हैंडल द डिफरेंट टाइप ऑफ कस्टमर कंप्लेंट इन ए वेरी शॉर्ट मैनर। और जो प्रोडक्टिविटी की बात करें, ये जो प्रोडक्शन मैनेजर हैं, जो वर्कर हैं, जो ऑपरेटर हैं, दे कैन प्रोड्यूस, दे कैन ऑपरेट ईच एंड एवरी न्यू वर्क, न्यू स्टाइल ऑफ वर्क विद द सेम एफिशिएंसी, राइट। जैसे कारपेंटर है मान लो, या दर्जी है, अब वही कहता है कि सर नई नई शर्ट आती ही चली जाती है मार्केट में, तो नए नए डिजाइन के, तो मैं कहाँ से इसको टैकल करूंगा इतनी जल्दी, तो वह फिर प्रोडक्टिविटी नहीं कहलाएगी, राइट भाई। सैलून है, हेयर कटिंग डिफरेंट टाइप के होते हैं, तो वही कहता है नहीं सर अब हर डिजाइन के लिए मुझे थोड़ा टाइम चाहिए, तो फिर उसका मतलब वो फ्लेक्सिबल नहीं है, राइट। तो दे शुड बी सो फ्लेक्सिबल। हॉस्पिटल है, डॉक्टर्स हैं, वो कहता है सही तो नई बीमारी आ गई, ये तो नई टाइप की आ गई, इसको मुझे देखने में टाइम लगेगा, मैं पहले रिसर्च करूँ फिर करूंगा, इट मीन्स वो प्रोडक्टिविटी नहीं हो पाएगी। यानी सारे हमारे इंटरनल जो भी रिसोर्सेज हैं, ऑपरेटर हैं, वर्कर्स हैं, स्टाफ है, दे आर सो फ्लेक्सिबल टू डू ईच डिफरेंट टाइप ऑफ वर्क विद ए वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम एज रिजल्ट, देन वी कैन से वी आर एलिजिबल टू यूटिलाइज द रिसोर्स इन ऑप्टिमम मैनर, तब प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी, तब फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव को पूरा कर पाएंगे। क्लियर बात है। चलिए देखिए, एक्सप्लेन अबाउट बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल। हाँ जी, बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल, हाँ जी, ये शुरू किया था फिट्जगेराल्ड एंड मून ने, ठीक है। ये सबसे पहले मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के लिए शुरू किया गया, नॉन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस मेजर है ये, मतलब है क्या ये, कि भी जो भी कंपनी काम करती है फाइनेंशियल के अलावा, उसके पैरामीटर को, उसके कामों को मेजर करना, ताकि हम स्टेक होल्डर को ये दिखा सकें कि भाई हाँ हमने इस एरिया में भी इतना अच्छा काम किया है। तो ये एक मॉडल बना के दिया है फिट्जगेराल्ड एंड मून ने, ठीक है। शुरू में ये डेवलप हुआ था किसके लिए, फिट्जगेराल्ड एंड मून ने, ठीक है। शुरू में डेवलप किया था मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के लिए, परफॉर्मेंस मेजरमेंट प्रॉब्लम को सॉल्व करने का सॉल्यूशन है, ठीक है। फिर सर्विस इंडस्ट्री के लिए, बट हाँ जी सॉरी, शुरू में डेवलप हुआ था सर्विस इंडस्ट्री के लिए, पर बाद में मैन्युफैक्चरिंग और रिटेल सब के लिए हमने इसको फॉलो करना शुरू कर दिया। स्टार्टिंग में इट एक्सक्लूसिवली डेवलप्ड फॉर सर्विस इंडस्ट्री, लेटर इट विल adopted as usual in manufacturing and other retail business, ठीक है। जैसे हम बात करें करंटली ऑस्ट्रेलिया में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन, पोस्टल सर्विस, रेलवे ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन, अर्बन वाटर, सीवरेज, ठीक है, सबके लिए इसको फॉलो किया गया। तो ये कहने का मतलब ये था कि भाई अगर हम कोई एक बिल्डिंग बना रहे हैं तो उसके अगर फाउंडेशन अच्छी डालेंगे और उसके अगर हम पिलर अच्छे
इंस्टॉल करेंगे तो वो बिल्डिंग लॉन्ग टर्म तक चलेगी, इसलिए इसका नाम दिया बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल। इसको 3 ब्लॉक में डिवाइड करा गया, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं इसमें, हाँ जी, ये देखो, सबसे पहले बात करते हैं डायमेंशन की, ठीक है। 3 ब्लॉक बताए गए, एक डायमेंशन, एक स्टैंडर्ड और एक रिवार्ड। ओके, डायमेंशन का मतलब गोल, हम अपने उद्देश्य को पूरा करना चाहते हैं। तो अब ऐसा तो अपने उद्देश्य को पूरा नहीं कर पाएंगे ना। तो कोई भी कंपनी अगर अपने उद्देश्य को पूरा करना चाहती है तो उसको 4 काम करने पड़ेंगे, राइट। FIRQ, FIRQ, फ्लेक्सिबिलिटी, इनोवेशन, रिसोर्स यूटिलाइजेशन और क्वालिटी। अगर ये 4 काम अच्छे से कर ले, अगर ये 4 काम ढंग से कर लें, तो वो अपने 2 ऑब्जेक्टिव, फाइनेंशियल और कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, इसको पूरा कर ले। क्योंकि हर आदमी कब रिजल्ट में 2 क्यों बताए सर? देखो, हर आदमी क्यों दुखी है? अच्छा कमा रहा है, अच्छा खा रहा है, अच्छा पी रहा है, एक सिंपल सी बात है, वो फिर भी दुखी है। क्यों? पड़ोसी इससे ज्यादा सुखी है, समझ रही? तो इसका मतलब उसके दुख का कारण अपना अच्छा होना नहीं है, दूसरे का सुख। तो वही कंपनी की बात आती है, अगर हम अच्छा प्रॉफिट कमा रहे हैं, ये तो प्रायोरिटी है ही, पहले खुद अच्छा कमाओ, फिर देखो दूसरा कितना कमा रहा है उससे ज्यादा, यानी कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, यानी कॉम्पिटिटिव बेनिफिट, यानी उससे ज्यादा कमाना, ठीक है। तो ये 4 काम करोगे तो आप ये दोनों परिणाम प्राप्त कर लोगे। एक ये डायमेंशन बनाया हमने, एक ये ब्लॉक बनाया। अब इनके लिए हमने स्टैंडर्ड सेट करे कि भाई आपको इतने में रहना है, राइट। स्टैंडर्ड के लिए 3 बातें बताई, इक्वलिटी, अचीवेबल और ऑनेस्टी। अब अगर ये सारे काम, अगर ये सारे काम कर लेते हैं अच्छे से, विद फॉलोइंग द स्टैंडर्ड्स, विद फॉलोइंग द स्टैंडर्ड्स, हमारी बातों को मानते हुए, तो उनको शाबाशी दो, पीठ थपथपाओ, यानी रिवार्ड दो। रिवार्ड ऐसे नहीं होना चाहिए कि बस नाम मात्र को हो, वो मोटिवेट करना चाहिए उनको, क्लियर हो और उनके कंट्रोलेबल में, राइट। तो 3 ब्लॉक आपके पास आ गए। ओके, सबसे पहले बात करते हैं हम डायमेंशन की, यानी गोल। अगर कंपनी अपने उद्देश्यों को पूरा करना चाहती है तो उसको 4 काम करने पड़ेंगे, FIRQ। तो वो इन कामों को जितना अच्छे से करेंगे, जितना इफेक्टिवली करेंगे, जितना एफिशिएंटली करेंगे, उतना ही ज्यादा अच्छा परिणाम आएगा। जो बॉल दीवार पे फेंकोगे वही तो वापस आएगी, है ना। प्रत्येक क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, जैसा करोगे वैसा भरोगे, है नहीं, वैसा फल भोगोगे। तो ये काम जितना अच्छे से करोगे, पेट ग्राल मोड़ने का, उतना ही अच्छा परिणाम आएगा, आपका प्रॉफिट भी बढ़ेगा, आप दूसरों से बेहतर कर पाओगे, ओके, बेहतर रह पाओगे, ठीक है। पर इनके लिए कुछ स्टैंडर्ड बनाए गए, ऐसा नहीं है भाई, हर एक काम की एक लक्ष्मण रेखा होती है ना। तो वो स्टैंडर्ड अगर आप फॉलो करोगे और ये काम अच्छे से करोगे तो हम आपको रिवार्ड भी देंगे। तो इन चीजों को फॉलो करोगे तो इसका मतलब आपके नॉन फाइनेंशियल मेजर्स, आपको पता लग जाएगा कि हम कहाँ खड़े हैं। ओके, तो सबसे पहले आते हैं हम किस पर? फ्लेक्सिबिलिटी, राइट। ध्यान से देखो, फ्लेक्सिबिलिटी यानी हमारा हर स्टाफ हर काम कर सके। तो इसमें आप ऑब्जेक्टिव रखो, एक्टिविटीज हैं ये, डिटर्मिनेंट एक्टिविटीज हैं ये, ठीक है। इसका मतलब है ऑब्जेक्टिव। कैसे पता चलेगा कि आप अपने उद्देश्यों को पूरा कर रहे हो? थर्मामीटर यानी KPI। अब देखो, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? फ्लेक्सिबिलिटी, यानी हमारा स्टाफ हर काम कर सके, दे आर सो फ्लेक्सिबल। रिस्पॉन्सिवनेस टू चेंज डिमांड, मतलब मार्केट में डायनामिक कंडीशंस बहुत जल्दी जल्दी चेंज होती जा रही हैं, कस्टमर का टेस्ट बहुत जल्दी चेंज होता जा रहा है, टेक्नोलॉजी बहुत जल्दी चेंज हो रही है हर फील्ड में, मोबाइल फोन हो, टेलीकम्युनिकेशन हो, कोई भी एरिया ले लो आप, रेस्टोरेंट हो, कपड़े की बात करें, अगर हम फैशन फैब्रिक्स की बात करें, कोई सा भी एरिया हो तो बहुत जल्दी चेंज होता है। तो हम उसको कितना जल्दी रिस्पॉन्स दे पाते हैं? नहीं भाई, हम तो अपने पुराने माल को ही बेचते रह जाएंगे, जैसे नोकिया, अगर उसने चेंज नहीं करा तभी तो वो पीछे रह गए। तो जो भी कंपनी रिस्पॉन्सिव नहीं कर पाती मार्केट डायनामिक को, वो पीछे रह जाती है। प्रॉफिट कमाना एक अलग चीज हो गई ना, तो ये नॉन फाइनेंशियल मेजर है। तो सबसे पहले यू आर सो फ्लेक्सिबल, तो रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, टू कैटर कैपेबल स्किल्स और हैंडल इमीडिएटली चेंज इन डिमांड। वही बात है कि हमारे पास जो हमारा स्टाफ है, वो इतने स्किल्स हो, वो कैपेबल हो कि तुरंत डिमांड में जो चेंजेस आ रहे हैं उसको कैटर कर सके, उसको हैंडल कर सके, उसको मैनेज कर सके। डिफरेंट रेंज ऑफ सर्विसेज टू मीट डिफरेंट सेगमेंट ऑफ कस्टमर, यानी हर कस्टमर, हर सेगमेंट के कस्टमर की डिमांड को पूरा कर सके। वही बात आ गई, ये हमारा उद्देश्य है। स्टाफ कैन डू इच वर्क मल्टीपल सेपरेटली, नहीं,
टाइम कंजम्पशन भी लो रहे। ये नहीं है कर तो लेंगे सर, पहले ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, नहीं। यानी डिलीवरी ऑफ सर्विसेज और टाइमिंग वो हमारी डिपेंड करती है कि हम मान लो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, मान लो लॉयर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, कि भैया इलाज तो कर देंगे, नहीं, पर ये अलग अलग इलाज के लिए समझना पड़ेगा पहले, नहीं। तो हर इलाज, हर चार्टर्ड अकाउंटेंट ये कहे कि रिटर्न का टाइम, जो भी आपकी प्रॉब्लम्स है, लॉयर से कहे कि कितने भी मल्टीपल केसेस आ जाएं, हर केसेस को इजीली वो टाइम से हैंडल कर पाए, ये ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। दे आर सो फ्लेक्सिबल, यानी एक लाइन में कहें तो हमारा स्टाफ ऐसा होना चाहिए कि हर काम इजीली टाइम पर कर सके। दे आर सो फ्लेक्सिबल। ओके, अब ये तो हमारा ऑब्जेक्टिव हो गया। कैसे पता चलेगा कि आप अपने उद्देश्य को पूरा कर रहे हो? नहीं, आप कैसे कह सकते हो कि आप अपने उद्देश्य को पूरा कर रहे हो? तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं हम कॉरियर कंपनी की। नहीं, कॉरियर कंपनी में कैसे पता चलेगा कि भाई आप फ्लेक्सिबल हो, कितना डिले कर रहे हो, नहीं, कितना जल्दी रिस्पॉन्स कर रहे हो कस्टमर की कंप्लेंट को, हाई परसेंटेज ऑफ ऑर्डर शेड्यूल टू कस्टमर रिक्वेस्ट। या आपके कस्टमर हैं कि भाई दिल्ली से लेकर बॉम्बे माल जाना है, राइट, तो वो कहते हैं कि भाई दिल्ली से लेकर बॉम्बे माल तो जाना है, ठीक है, कि उनकी प्रॉब्लम है, तो उनकी प्रॉब्लम को कितना जल्दी आप रिस्पॉन्स कर पाते हो। उनके जो शेड्यूल्ड है, उनका जो शेड्यूल है कि भाई अच्छा अब एक काम करो, इस दिल्ली मत भेजो, बॉम्बे मत भेजो, यहाँ भेज दो, यहाँ नहीं करो यहाँ भेज दो, तो हम कहेंगे ओहो ये तो पहले बताते, अब तो नहीं हो पाएगा। नहीं, तो शेड्यूल्ड जो ऑर्डर आ रहे हैं वो कितनी जल्दी कस्टमर के रिक्वेस्ट को पूरा कर पाओगे। रेस्टोरेंट है, ठीक है, फ्लेक्सिबल, यानी हमारा जो शेफ है, हम उसको ये कहें भाई अब नई डिश बनानी है, तो वो ये कहे कि सर रुको, मैं पहले नई डिश को देखूं समझूं तब आपको बताऊंगा। नहीं, वो नई डिश को भी उतनी ही फ्लेक्सिबिलिटी, उतनी ही प्रोडक्टिविटी, उतने ही सरसम्यता से, उतने ही पैशन से कर पाए, उतने ही टाइम में। सीजनल डिश कैन बी प्रिपेयर्ड बाय शेफ विदाउट एनी एक्स्ट्रा ट्रेनिंग। ओके, आप क्लोथ कंपनी की बात करें तो फैशन डिजाइनिंग बहुत बहुत चेंज होता जा रहा है, कस्टमर का टेस्ट, नहीं, तो ये हमारा जो डिजाइनर है वो तुरंत उसको अप्लाई कर दे। स्कूल कॉलेजेस में अगर देखें हम तो ठीक है, जैसे कोविड या कोई और मार्केट में चेंजेस होते जा रहे हैं, तो स्टूडेंट को हम ऑनलाइन सपोर्ट कितना जल्दी दे सकते हैं, हम कितने फ्री लॉन्चर अपॉइंट कर सकते हैं, कितने जल्दी हम वीकेंड कोर्सेज भी दे सकते हैं बच्चों को। ये नहीं है कि हम ट्रेडिशनल दिवस पढ़ाते चले जा रहे हैं। ब्यूटी पार्लर में कितना हमारा स्टाफ अलग अलग टाइप की कटिंग के लिए टाइम ले रहा है। ओके, प्रोफेशनल फर्म्स में कि भाई नंबर ऑफ रिटर्न सबमिटेड ऑन टाइम टू टोटल रिटर्न हमारी 100 थी, उसमें से हमने कितने रिटर्न को टाइम से सबमिट करा दिए, कितनी बार हमने विजिट किया, कितने टेक्निकल एरियाज में हमने ध्यान दिया। तो ये क्या कहलाएगा हमारा फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल का सिंपल मतलब हुआ हमारा स्टाफ कितना जल्दी हर काम को कर सके। दे आर सो फ्लेक्सिबल। तो वो ये ना कहे कि सर अब हमें नया ऑपरेशन करना है, इट विल टेक टाइम। दे आर सो फ्लेक्सिबल टू कैटर द चेंजेस ऑफ डिमांड। ठीक हो गया। कॉरियर कंपनी है तो उनका कस्टमर का शेड्यूल्ड ऑर्डर कितना जल्दी हम कर पाएंगे। क्लोथ कंपनी है तो नए फैशन फैब्रिक के लिए हमारा डिजाइनर कितना जल्दी कर पाएगा। रेस्टोरेंट है तो जो हमारा शेफ है वो सीजनल डिमांड को पूरा कितना जल्दी कर पाएगा। राइट। हेयर ड्रेसिंग, हेयर ड्रेसर है, सैलून है तो नए नए हेयर कट को करने में वो कितना टाइम लेते हैं, डिफरेंट। ब्यूटी पार्लर जैसे कहते हैं, प्रोफेशनल फॉर्म कितनी टोटल रिटर्न में से रिटर्न सबमिट करा रहता है, तो ये कहलाएगा फ्लेक्सिबल। तो इस एक्टिविटी में हमें परफेक्ट होना चाहिए। इनोवेशन शुड बी ऑन रेगुलर बेसिस, ये नहीं नयापन, मतलब हर बार आप अपने प्रोडक्ट में नयापन लेके आते रहो। ओके, इनोवेटिव एफर्ट्स लेकर आते हो, नए डिजाइन लेकर आओ, न्यू वेरिएंट्स लेकर आओ, नहीं, रेगुलर बेसिस पर। ये ऐसा नहीं कि भाई एक बार आपने प्रोग्राम सेट कर दिया वो उस पर चलते जा रहे हैं। इनोवेटिव का मतलब रेगुलर मार्केट में आप जो चेंजेस आते जा रहे हैं उनको ध्यान रखो। ओके, जैसे पैकिंग है तो पैकिंग आप ऐसे करो कि वो रिसाइकिल होती चली जाए। कैश पेमेंट लेते थे, अब आप ऑनलाइन पेमेंट लेते चले जाओ, नहीं, स्मार्ट एप्लीकेशन बनाते चले जाओ। प्रोफेशनल फर्म्स है तो आप कितने आप आईटी टूल्स इंप्रूव कर रहे हो, नहीं, स्कूल्स हैं तो कितनी आप ज्यादा ऑनलाइन क्लासेस शुरू कर रहे हो। तो ये देखो, ये मत कहना समझना कि फ्लेक्सिबल और इसमें सर सेम, ये नहीं। फ्लेक्सिबल का मतलब हाउ अवर स्टाफ इज सो ट्रेन्ड टू हैंडल सच न्यू थिंग्स। राइट, अब न्यू थिंग्स आए तो सही, इनोवेटिव का मतलब नया लाना, इनोवेटिव का मतलब नए को लाना और फिर उसको कितना जल्दी अप्लाई करना, फ्लेक्सिबल। समझ में आ गई।
तो इनोवेशन का मतलब न्यू आइडियाज, न्यू पैटर्न, नए डिजाइन, इन सबको लाना, एक बार नहीं बार बार चेंजेस होते जाते हैं उनको। अब स्कूल है तो नई ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस लेकर आना, राइट, वर्चुअल क्लासेस इंट्रोड्यूस करना, प्रोफेशनल फॉर्म में तो कितने आईटी टूल्स, आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को कितने सॉफ्टवेयर आप डेवलप कर रहे हो, कैश पेमेंट की जगह आप क्रेडिट कार्ड, प्लास्टिक मनी से पेमेंट ले रहे हो, ऑनलाइन बुकिंग ले रहे हो, ये सारी नई नई चीजें आ रही हैं। ठीक है, अब बात करें स्कूल्स में, तो कैसे पता चलेगा नए कोर्स कितने फॉर्मेट आपने ऐड करे, राइट, एग्जिस्टिंग में नए कोर्स कितने ऐड करे। ओके, प्रोफेशनल फर्म्स में न्यू रेंजेस ऑफ कैटेगरी सर्विसेज कितने ऐड करी पिछले साल के कंपैरेटिव में, जब आपको ऐसे हम नए आइडिया देंगे। ब्यूटी पार्लर में कैसे पता चलेगा कि आपने कितनी रेवेन्यू जनरेट करी न्यू सर्विसेज पैक से, राइट, क्लोथ में नए कितने डिजाइन आपने ऐड करे हैं। ओके, रेस्टोरेंट में नए डिश कितने आपने अपने मेन्यू में ऐड करे हैं। हॉस्पिटल में जो ऑपरेशन कर रहे हो वो अब आप नए एडवांस या रोबोट सिस्टम से कितना कर रहे हो। कॉरियर कंपनी में नए परसेंटेज ऑफ कस्टमर यूजिंग स्मार्टफोन एप्लीकेशन, ये भी आप कस्टमर को ये कह रहे हो कि भाई आप ना, हम आपको एक स्मार्ट एप्लीकेशन दे रहे हैं, इससे आपको पता लग जाएगा कि आपका गुड्स कहाँ पर पहुंचा है। तो ये कहलाएगा इनोवेशन। ओके, इनोवेशन का मतलब नयापन लाना, मार्केट में डायनामिक जो चेंज आ रहे हैं आप उसको समझो, अडॉप्ट करो। फ्लेक्सिबिलिटी में कितने फ्लेक्सिबल हो कि आप उतना जल्दी उसको अडॉप्ट कर पाओ। इनोवेटिव मतलब नई नई चीजें लेकर आना। ठीक है, उद्देश्य क्या होना चाहिए, कैश पेमेंट की जगह प्लास्टिक मनी, स्मार्टफोन एप्लीकेशन, स्मार्ट एप्लीकेशन यूज करो कि कस्टमर ऑनलाइन बुकिंग कर दे। ओके, नई नई चीजें लेकर आना। प्रोफेशनल फर्म में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को यूज करना, न्यू आइडियाज को लेकर आना। और ये एक बार नहीं होना चाहिए कि भाई एक बार आपने सेट कर दिया, हर बार हर टाइम टू टाइम आप इसको देखते रहो कि मार्केट में क्या क्या चेंजेस आते जा रहे हैं। जैसे कॉरियर कंपनी है तो ये कस्टमर को बोले कि ठीक है भाई, आप तो पहले फोन पर बुक करा देते थे ईमेल के थ्रू, अब आपको हम एक एप्लीकेशन दे रहे हैं, उस एप्लीकेशन के थ्रू आप देख सकते हो, बुकिंग कर सकते हो, देख सकते हो कि आपका गुड्स कहाँ तक पहुंचा है, कितनी देर लगेगी। ओके, हॉस्पिटल है, ऑपरेशन पहले मैनुअल करते थे, अब नई नई मशीनें आ गई, जिससे पता लगता रहेगा कि इमीडिएट की यहाँ तक ऑपरेशन में इतना सक्सेस हो गए, आगे ये कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं। ओके, रेस्टोरेंट में नए नए डिशेस ऐड करते रहो हर बार मेन्यू में। ओके, क्लोथ कंपनी में नए फैशन डिजाइनिंग कितने ऐड करे, नए नए जो भी आपने सर्विस पैक दी उससे कितनी रेवेन्यू जनरेट हुई। प्रोफेशनल फर्म में नई रेंज कितने ऐड करी, और स्कूल में कौन कौन से नए कोर्स आपने ऐड करे, राइट, ताकि जो मार्केट में ये नहीं कि बस पुराने कोर्स ऐड करते चले जा रहे हो, अब वो मार्केट में डिमांड ही नहीं है, कोई जॉब ही नहीं मिल रही, तो अब नए कोर्स प्रैक्टिकल ओरिएंटेड कितने कोर्स ऐड कर रहे हो, राइट। हो गई दोनों बातें क्लियर। अगला है रिसोर्स यूटिलाइजेशन, हो गया क्लियर, FIRQ, है ना, फ्लेक्सिबिलिटी, इनोवेशन, आर का मतलब रिसोर्स यूटिलाइजेशन, क्वालिटी। रिसोर्स यूटिलाइजेशन का मतलब कोई भी स्टाफ, एम्प्लॉय, वर्कर, ऑपरेटर खाली ना बैठे, काम करता है। ठीक है, यानी प्रोडक्टिविटी रहे, स्पेयर कैपेसिटी ना रहे। ठीक है, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स, रिसोर्स का मतलब क्या हो गया, लेबर हो गए, ड्राइवर हो गए, हमारी मशीनें हो गई, प्रोडक्टिविटी, यानी एक स्टाफ, एक लेबर से कितनी रेवेन्यू आ रही है हमारी, ये हमारा ऑब्जेक्टिव होगा। जैसे वैन है, डिलीवरी वैन है, कैपेसिटी ज्यादा की है, भेज रहे कम, तो हम यूटिलाइज, हम ऐसा शेड्यूल हमें बनाना चाहिए, ऐसा सिस्टम डेवलप करना चाहिए कि डिलीवरी वैन हर बार हमारी फैक्ट्री से रिटेल स्टोर में या फिर कस्टमर के घर तक पूरी भर कर जाए। अगर खाली जाएगी तो इसका मतलब होगा कि हम, हमारी कॉस्ट ज्यादा आ रही है, क्योंकि देखो ना डिलीवरी की कॉस्ट मान लो आपके 10,000 रुपये आ रही है ना, और जा सकते हैं 100 यूनिट, है ना, तो 100 रुपये आएगी पर यूनिट। पर अगर हमारे पास एक बार वैन में 50 जा रहे हैं या 80 जा रहे हैं तो हमारी ज्यादा आ जाएगी। तो एक वैन की जितनी कैपेसिटी है हम पूरी यूटिलाइज करके ऐसा शेड्यूल बनाएं। ठीक है, प्रोडक्शन शेड्यूल हमारा डिमांड के हिसाब से मैच होना चाहिए। ये नहीं है कि प्रोडक्शन हम कम कर रहे हैं और डिमांड ज्यादा है तो क्या फायदा बेकार में, या प्रोडक्शन ज्यादा कर रहे हो और डिमांड नहीं है उतनी। टीचर स्टूडेंट रेशो यानी ऑप्टिमम यूटिलाइज होना चाहिए। ठीक है, तो कैसे पता चलेगा कि आप ऑप्टिमम यूटिलाइज कर रहे हो। कॉरियर कंपनी की बात करें कि भाई दिल्ली से लेकर मुंबई तक सामान लेके जाना है तो 4 दिन में सामान जा सकता है। अब वो ड्राइवर धीरे धीरे गाड़ी चला रहा है, 4 दिन की जगह 6 दिन ले रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि वो टाइम ज्यादा ले रहा है, यानी एवरेज टाइम पर डिलीवरी हमारा बेंचमार्क ऑप्टिमम होना चाहिए। रेस्टोरेंट में देखें कि हाई टेबल ऑक्यूपेंसी रेट होना चाहिए। ध्यान से सुनो, इसका मतलब क्या है, कोऑर्डिनेशन होना चाहिए ऑर्डर टेकिंग स्टाफ में और शेफ के अंदर। मतलब
जैसे एक टेबल पर कस्टमर आ गए, अब जो ऑर्डर टेकिंग स्टाफ है वो इनसे मैनुअली ले रहा है कि भाई बताओ क्या क्या आपका ऑर्डर है, वो लिख रहा है। अब लिखने में कई बार गलती भी हो जाती है, या वो भी लिख जाते हैं कि जो हमारे पास अवेलेबल नहीं होता है वो ले जाकर हम शेफ को दे रहे हैं। शेफ कहता है थोड़ी देर बाद, अरे भाई साहब ये वाला सामान तो है ही नहीं, ये वाली डिश तो अभी हमारा हम नहीं बना रहे हैं। फिर वो स्टाफ दोबारा जाता है कि सर सॉरी ये वाली मेल आपको नहीं मिल पाएगी, आप कोई और ऑर्डर दे दीजिए। इसका टाइम अननेसेसरी लग रहा है ना। अगर उसके पास पहले से ही कोऑर्डिनेशन हो शेफ के साथ में कि हाँ भाई ये वाली अवेलेबिलिटी है, नहीं? या फिर गलती भी ना हो मैनुअल में, वो टैब लेके जाए और उस समय ऑर्डर बुक कर ले इमीडिएटली, और वो ऑर्डर इमीडिएटली शेफ के पास चला जाए टैब के थ्रू, सॉफ्टवेयर के थ्रू, और शेफ उसको ओके कर दे, तो हम हमारा जो ऑर्डर टेकिंग स्टाफ है वो हमारे कस्टमर को इमीडिएट बता सकता है। तो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होगा, इसका टाइम कम लगेगा, क्योंकि वो जो कस्टमर है जितना जल्दी जाएगा अगला कस्टमर उतनी जल्दी आएगा ना। तो वेटिंग टाइम कम से कम होना चाहिए। प्रोडक्शन डिमांड के बराबर हो, स्पेयर कैपेसिटी ना बचे, खाली लेबर खाली ना बैठे, नहीं। अब फ्री लॉन्च ऑफ लेक्चरर कैसे यूटिलाइज करोगे, जो नॉन टीचिंग स्टाफ है उनको कैसे यूटिलाइज करोगे। रिवैम्पिंग द ऑर्डर डिलीवरी पेमेंट शेड्यूल। ब्यूटी पार्लर के केस में क्या कहेंगे हम, हर स्टाफ कितनी रिवेन्यू दे रहा है हमारे को, है ना। प्रोफेशनल फर्म्स या कॉलेजेस में क्या कहेंगे हम कि हमारे कितना टाइम अवेलेबल था प्रोफेशनल्स का, प्रोफेशनल्स का कितना टाइम अवेलेबल था, कितना टाइम आपने यूटिलाइज करा। कॉलेज या स्कूल्स में कितने टीचिंग डेज अवेलेबल थे, कितने टीचिंग डेज यूटिलाइज करें, प्रेफरेबली 100% होना चाहिए। तो ये कहलाएगा ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ लेबर, यानी कोई भी स्टाफ खाली ना बैठे, प्रोडक्शन हमारा डिमांड के हिसाब से मैच करना चाहिए, स्पेयर कैपेसिटी ना बचे, ये पर्पज है हमारा। प्रोफेशनल फर्म में ये कहें या स्कूल कॉलेजेस में कहें कि कितने घंटे उपलब्ध थे, कितने घंटे हमने यूटिलाइज करे। ब्यूटी पार्लर में कहें तो रिवेन्यू पर स्टाफ। रेस्टोरेंट होटल में कहें तो हमारा कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, जो ऑर्डर टेकिंग स्टाफ है और जो स्टाफ है, ताकि इनका आपस में कोऑर्डिनेशन होगा तो ऑर्डर भी सही आएगा, जल्दी आएगा, जल्दी जो कस्टमर है वो खाना खा के जल्दी वापस आएंगे, नए कस्टमर जल्दी आते चले जाएंगे। ओके, चलिए क्वालिटी। तो क्वालिटी शुड बी मेजर्ड फ्रॉम द क्वालिटी शुड बी मेजर्ड फ्रॉम द आइज ऑफ द कस्टमर, कि भाई हमेशा क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। अब हम तो अच्छा कर रहे हैं, पर कौन बताएगा सामने वाला, भाई मदर ने खाना बनाया तो कौन बताएगा, आप बताओगे हाँ बहुत अच्छा बना, वो तो हमेशा यही कहेंगे हाँ अच्छा बनाया। तो रेस्टोरेंट में भी हमेशा ये कहेंगे क्वालिटी अच्छी है, बट कस्टमर कहेगा वाह मजा आ गया। तो क्वालिटी शुड बी, यानी स्टैंडर्ड हमारा हाई होना चाहिए। इट शुड बी एनफ फॉर ए प्रोडक्ट प्राइस। मतलब जो कस्टमर प्राइस दे रहा है उसकी रिस्पेक्ट में क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। ओके, कैसे पता चलेगा, मतलब ऑब्जेक्टिव क्या होगा, कस्टमर केयरिंग हो, नहीं कैसे पता चलेगा क्वालिटी अच्छी है, कि वो कहेगा वाह मजा आ गया। परसीड वैल्यू, मतलब वो कस्टमर और भेजेगा, रिपीट कस्टमर होंगे। जो कस्टमर एक बार हमें से सर्विस ले गया, अगर वो दोबारा नहीं आ रहा तो इसका मतलब क्वालिटी नहीं है, तभी तो नहीं आ रहा। तो रिपीट अगर हो रहा है और को लेकर आ रहा है तो इसका मतलब क्वालिटी अच्छी है ना। कस्टमर कंप्लेंट कम है ना। इंटरनल क्वालिटी चेक कंट्रोल लगाओ, जो क्वालिटी स्टैंडर्ड आप बना के दे रहे हो। अगर हमारा हेड ऑफिस है, कई रिटेल सेंटर है, तो सब रिटेल सेंटर में क्वालिटी स्टैंडर्ड एक जैसा होना चाहिए। ओके, नहीं है तो हम इसके लिए रेमेडियल एक्शन लें। ओके, डिफेक्ट कम होने चाहिए। अब कैसे पता चलेगा कि क्वालिटी हमारी अच्छी हो, इट शुड बी हाई, नंबर ऑफ डिफेक्ट कम होने चाहिए। कॉरियर कंपनी है तो डिलीवरी सर्विसेज टाइम से होनी चाहिए। मिस डायरेक्टेड कॉरियर हमारे रीडिलीवर्ड होने चाहिए, नो एक्स्ट्रा कॉस्ट। मतलब अगर मान लो किसी कस्टमर ने एड्रेस दिया है कि भाई वो एड्रेस अब चेंज हो गया या वहां पर नहीं पहुंच पा रहा, तो हम उससे कांटेक्ट करके हम उसको बोले कि भाई ये जो आपने एड्रेस दिया था ये लोकेट नहीं हो पा रहा है, आप दूसरा एड्रेस दे दीजिए। तो वो जो दूसरा एड्रेस दे रहा है हमारे को, तो हम ये नहीं कह रहे कि भाई आपने गलत एड्रेस दिया था इस वजह से अब आपको ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे, नहीं, हम उसको उसी क्वालिटी पर उसी कॉस्ट पर हम उसके दूसरे एड्रेस पर भेज देंगे, है ना। अब जैसे अमेजन वगैरह है, तो आपने कोई गुड्स मंगाया और वो आपको पसंद नहीं आया, साइज डिफरेंट आ गया, तो आप उसको विदाउट एनी एक्स्ट्रा कॉस्ट चेंज कर देते हो, तो इसका कस्टमर का सेटिस्फेक्शन बढ़ता है, यानी क्वालिटी। होटल में अच्छा टेस्ट होना चाहिए, तो भाई अगर कस्टमर को क्या मिल रहा है, अच्छा टेस्ट मिल रहा है, ऑन टाइम डिलीवरी मिल रही है, तभी तो वो कहेगा वाह मजा आ गया, है ना। हेल्दी फूड मिल रहा है, प्रेजेंटेशन अच्छी हो, भाई खाना आ रहा है, गर्म खाना नहीं आ रहा, ठंडा आ रहा है, प्रेजेंटेशन ऐसे नॉर्मली प्रेजेंटेशन आ रही है, तो उतना आप मोटिवेट नहीं होगे। आप जो गुड्स जो आपके पास डिश आ रही है उसकी प्रेजेंटेशन एकदम गर्म खाना आ रहा है, धुआं उड़ता हुआ आ रहा है, तो आपको अरे वाह क्या प्रेजेंटेशन
है ना। तो इससे इससे क्या पता लगता है, क्वालिटी का पता लगता है। स्कूल कॉलेजेस में कैसे पता लगेगा क्वालिटी अच्छी है, कितने पास बच्चे हो रहे हैं, है ना, कंप्लेंट कितनी कम है, नहीं कितने स्टूडेंट जॉब अचीव कर रहे हैं। तो कोई भी स्कूल है, कैसे कहोगे कि हाँ इसकी क्वालिटी अच्छी है, नहीं, कितने स्टूडेंट पास आउट हुए, कितनों को जॉब मिली, कितनों ने कंप्लीट करी, कितने कंप्लेंट कम है, हॉस्पिटल कितने पेशेंट दोबारा वापस आए हमारे पास, नहीं रिकवरी ऑफ पेशेंट हमेशा एक्सलेंट होनी चाहिए। प्रोफेशनल फर्म में कस्टमर रेटिंग प्रोपोर्शन नंबर ऑफ एरर्स हमारी कम होनी चाहिए, राइट। ओके, तो ये हमारा पर्पस कहलाएगा बेसिकली, क्वालिटी। ओके क्लियर। हाँ, नॉन कंप्लायंस में रिक्वायर इमीडिएट एक्शन। ओके, तो सबसे मेन पार्ट क्या आ गया, एक्टिविटीज। एक्टिविटीज में क्या आ गया हमारे पास, FIRQ। ओके, अब आते हैं परिणाम। अगर ये सारों को हम अच्छे से करोगे तो आपका परिणाम अच्छा होगा। परिणाम में क्या कहेंगे हम, फाइनेंशियल मतलब प्रॉफिट ज्यादा हो, कॉम्पिटिटिव दूसरे से बेहतर। तो दूसरे से बेहतर में ऑब्जेक्टिव क्या रखोगे, अपने प्रोडक्ट में फीचर्स अच्छे रखोगे, डिफरेंशिएट रखना चाहोगे, हमारा ऑब्जेक्टिव होगा। ठीक है, ज्यादा फ्रेंचाइजीज खोलोगे, ज्यादा सेल्स आउटलेट खोलोगे, ओके, मार्केट शेयर बढ़ाना चाहोगे, ओके, कन्वर्शन रेशियो बढ़ाना चाहोगे, कस्टमर का बेस बढ़ाना चाहोगे। ओके, तो ये कैसे पता चलेगा कि आप दूसरों से बेहतर हो, नहीं रेस्टोरेंट में आप हेल्दी फूड चॉइस दोगे, नहीं कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस आप देना चाहोगे, रेवेन्यू ऑफ द कंपनी शुड बी कंपेयर विद इंडस्ट्री रेवेन्यू। कैसे पता चलेगा कि आप कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस मिल रहा है आपको, दूसरों से बेहतर है, आपकी रेवेन्यू इंडस्ट्री एवरेज से ज्यादा होगी, या आपका सक्सेस रेट ज्यादा होगा। जो भी आपके पास इंक्वायरीज आ रही है, तो आपके पास इंक्वायरीज आ रही है 100 और आपकी कन्वर्ट हो रही है उसमें से 2-4, तो इसका मतलब वो बाकी कहीं और जा रही है। तो कन्वर्शन रेट अगर आपका हाई होगा, ठीक है, स्कूल कॉलेजेस में वही कितने आप एडमिशन कन्वर्ट कर पा रहे हो इंक्वायरीज को, ओके, फाइनेंशियल में जीपी रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग रेशियो, सारी रेशियो, ये सारी रेशियो हमेशा हाई होनी चाहिए। ओके, तो ये कहलाएगा हमारा परिणाम। अब इन परिणाम अच्छा हो, चारों एक्टिविटीज आप अच्छा करोगे, तो उसके लिए कुछ स्टैंडर्ड फिक्स करे गए हैं। अगर स्टैंडर्ड अचीव हो जाते हैं और ये काम अच्छे से अचीव हो जाते हैं तो हम रिवार्ड देंगे। ठीक है, हाँ जी। अब अगर हम सारी एक्टिविटीज को स्टैंडर्ड फॉर्मेट में टारगेट देंगे तभी वो सही रहेगा। और स्टैंडर्ड का मतलब होता है कि 3 पार्ट में, हाँ जी, अचीवेबल, ऑनरशिप, इक्विटी। मतलब इक्विटी, ऑनरशिप और अचीवेबल, these are the measures used, that is KPI should have the following feature। मतलब जो आप पैरामीटर सेट करोगे ना कि ऐसे होने चाहिए, वो इन फ्रेमवर्क में सेट करो। ठीक है, पहला इक्विटी, जो परफॉर्मेंस मेजर्स आप सेट करोगे वो इक्वली चैलेंज होने चाहिए सभी के लिए। एक को अगर आप रिलैक्स दे दोगे, नहीं, तो वो क्या कहलाएगा, अनफेयर ट्रीटमेंट, वो बायस हो जाएगा। भाई जैसे एक प्रोफेशनल फर्म है, उसके 2 आर्टिकल है, एक आर्टिकल को कहते हो ठीक है अभी जब तेरा मन करे तब तू काम करिए, दूसरे को आप टारगेट दे रहे हो इतना अच्छा, तो दूसरे को बुरा लगेगा, वो बिहेवियरल एस्पेक्ट आ जाएगा, बोलेगा ये तो अनफेयर है, तो एक तरीके का बायस है, तो पक्षपात हो गया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। कंपनी में हर एम्प्लॉय को आपको बराबर बराबर टारगेट देना चाहिए, यानी परफॉर्मेंस मीजर सबकी बराबर हो। यानी जब आप थर्मामीटर लगाओ सबके लिए वो इक्वली चैलेंजेबल हो, इक्विटी हो, तब ही वो पूरे एफर्ट्स डालेंगे। यानी एफर्ट्स डालने के लिए आप कहते हो ये एक्टिविटी ऐसे करो, अरे भाई एक्टिविटी को प्राप्त करवाने के लिए आपको अपने एम्प्लॉइज में भेदभाव नहीं रखना चाहिए, कोई डिस्क्रिमिनेंसी नहीं रखनी चाहिए कि भाई तुझे कम काम दे रहे हैं, तुझे ज्यादा। 2 सेल्स मैनेजर हैं, एक को सेल्स टारगेट दे 10 लाख का, एक दूसरे को दे रहे 50 लाख का, तो वो अनफेयर हो जाएगा। यानी सबको बराबर बराबर इक्वल रैंक के हिसाब से इक्वल आप टारगेट दोगे। ठीक है, ऑनरशिप, और कभी भी ये इम्पोज नहीं होना चाहिए कि भाई देखो मैं आपके ऊपर ये इम्पोज कर रहा हूँ। हर एम्प्लॉइज पर आप उनको वो टारगेट दोगे जो वो समझेगा उसके हिसाब से सही है, यानी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करो। उसको ऐसा ना लगे कि थोपा गया है, उसको मतलब ये ना लगे कि ये मेरे पर अननेसेसरी थोप दिया गया कि ठीक है चलो भाई मालिक ने काम दिया अब करना है, नहीं, उसके अंदर से अपने अंदर से भावना आनी चाहिए कि ही शुड डू द वर्क बाय टाइम, नहीं बाय हार्ट। वो टाइम के हिसाब से काम ना करे, वो मन से काम करे, यानी उसको अपने अंदर से भावना क्रिएट करो। अचीवेबल, सेम, कभी आप अनरियलिस्टिक, अब ये मत कहो जैसे भी हमने कह दिया वेटिंग टाइम, कि भाई वेटिंग टाइम आप 0 रखो। डॉक्टर्स हैं या रेस्टोरेंट है उसमें कह दिया ऑर्डर टेकिंग स्टाफ को कि भाई आपका वेटिंग टाइम 0 होना चाहिए, वो अचीवेबल ही नहीं है।
एक आर्टिकल शिप में कह दिया कि एक आर्टिकल को कि भी एक दिन के अंदर तो ये 50 रिटर्न तैयार करनी है, वो अचीव नहीं होगा, छोड़ देगा। नहीं, एक स्टूडेंट जिसके 40 मार्क्स आ रहे हैं 100 में से, उसको बोलो कि तुझे ऐसा करना है कि 99 आ जाए, पॉसिबल ही नहीं है, धीरे धीरे इंप्रूवमेंट होगी ना। तो टारगेट हमेशा अचीवेबल होने चाहिए, ठीक है, सबको बराबर होना चाहिए। ऑनरशिप यानी उसके अंदर से भावना है कि हाँ ये मुझे करना है, ठीक है। अचीवेबल यानी उसके टारगेट रियलिस्टिक प्रैक्टिकल होने चाहिए, ठीक है। अगर ये सारे टारगेट आप परफॉर्मेंस मेजरमेंट इस तरीके से सेट करवा रहे हो और वो इस तरीके से कर भी रही हैं, तो फिर आप उनको रिवार्ड दोगे, इनाम दोगे। टू एंश्योर दैट एम्प्लॉइज आर मोटिवेटेड टू मीट स्टैंडर्ड्स, ये विश्वास लेने के लिए कि जो एम्प्लॉइज हैं नहीं, वो स्टैंडर्ड के हिसाब से काम करेंगे। द स्टैंडर्ड्स नीड टू बी क्लियर एंड लिंक्ड विद द कंट्रोलेबल फैक्टर, यानी रिवार्ड दोगे, रिवार्ड स्कीम इसके लिए दोगे। तो रिवार्ड स्कीम कैसे होनी चाहिए? इट मस्ट बी क्लियर, इट मस्ट बी कंट्रोलेबल, इट मस्ट बी मोटिवेटेड, यानी पहले से आप उनको बता दोगे एम्प्लॉय को कि भाई जो भी अच्छा ये सारे स्टैंडर्ड के फॉर्मेट के हिसाब से काम करेंगे, हम उनको इनाम देंगे। बाद में दोगे तो फिर तो पता नहीं चलेगा ना उनको, फिर वो पहले से मोटिवेट कैसे होंगे? उनको पहले से बता दो, क्लियर कर दो कि भी हम एम्प्लॉइज ऑफ द मंथ का अवार्ड देंगे, कि जो भी एम्प्लॉय अच्छा काम करेगा उसकी फोटो हम एक फ्रेम करके पूरे नोटिस बोर्ड पर लगाएंगे और उसके लिए क्लैपिंग करेंगे, उसके लिए सेमिनार में उसको हम स्टेज पे बुलाकर हम उसको गिफ्ट देंगे, राइट। तो सबसे पहले क्लियर करना चाहिए, फिर अब ऐसा होना चाहिए कि मोटिवेट भी होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि भाई बोनस दे रहे हैं, 2% बोनस दे दिया, डिक्लेयर कर दिया, वो कहेगा सर 100 रुपए बचा रहे हो, 2 रुपए मुझे दे रहे हो, तो क्या फायदा, ये भी रख लो। तो इट शुड बी मोटिवेटेड, मतलब ऐसा होना चाहिए कि उसको सब लुक्रेटिव ऑफर्स नजर आए, एटलीस्ट 50% उसको बोनस मिलना चाहिए टाइम सेव का। तो इस तरह से होना चाहिए कि मोटिवेटेड हो, राइट। अगर इफ सेल्स ग्रोथ इज डिजायर्ड देन बोनस कैन बी लिंक्ड विद द परफॉर्मेंस मेजर, नहीं, इंक्रीज द नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड, ये अगर हमने पिछले से ज्यादा इस बार बेचे तो आपको बोनस मिलेगा, कंट्रोलेबल। और आप जब परफॉर्मेंस मेजर करो तो आप ये ध्यान में रखो कि रिवार्ड देते समय आप उस पार्ट पर बोनस दो जिसके लिए वो कंट्रोलेबल है, जिसके लिए वो कंट्रोलेबल ही नहीं है, आप उसको ना तो पेनलाइज करो ना ही उसके लिए बोनस दो। जैसे परचेज मैनेजर है, अब वो प्राइस अगर उसने महंगा खरीद लिया और आपने ये देखा कि गवर्नमेंट ने प्राइस बढ़ा दिया था, टैक्स मतलब गवर्नमेंट ने टैक्स बढ़ा दिया था, सर्विस टैक्स बढ़ा दिया था, जीएसटी बढ़ा दिया था, इस वजह से प्राइस बढ़ गए, या मार्केट में ग्रोथ, मार्केट में सबके रेट बढ़ गए, तो इसमें परचेज मैनेजर की कोई गलती नहीं है, वो अनकंट्रोलेबल है, फिर उसके लिए उसको पेनलाइज नहीं करोगे। प्रोडक्शन मैनेजर है, टाइम उसने ज्यादा लगवा दिया लेबर से, तो पर ये देखोगे कि भाई मशीनें पुरानी थी और हमने जो स्टैंडर्ड बनाया था वो नई मशीनों के हिसाब से था, तो उसके कंट्रोल में नहीं है, तो उन फैक्टर्स को आप कंसिडर करोगे जो उसके कंट्रोल में नहीं है, तब परफॉर्मेंस मेजर करोगे। ओके, एम्प्लॉय शुड बी रिवार्डेड और पेनलाइज जिसके लिए वो कंट्रोल जो उसके इन्फ्लुएंस में होती है। ओके, राइट। तो ये कहलाया हमारा सारा बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल, क्लियर पार्ट। चलिए चलिए बेटा, देखो क्वेश्चन नंबर 6 हमारा था, व्हाट आर द डिफिकल्टीज एंड शॉर्टकमिंग ऑफ यूजिंग इंटरप्रिटेशन क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन, ठीक है, यानी नॉन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस मेजर्स में जो क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन है ना, उनको अगर हम यूज करते हैं कि भाई किसी की भी परफॉर्मेंस मेजर करनी है, इंडिकेट करना है कि तुमने कितना अच्छा काम किया है, फाइनेंशियल नहीं नॉन फाइनेंशियल, तो उसमें क्या डिफिकल्टीज आती हैं या कमी आती हैं? तो सबसे पहले दो होती हैं, क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव का मतलब होता है जैसे अमाउंट, 2 लाख 3 लाख 4 लाख 5 लाख, भाई हमने ग्रॉस प्रॉफिट कमाया, हमारा एक्सपेंसिव इतना हुआ, हमारी कॉस्ट इतनी आई, हमारा प्रॉफिट इतना हुआ, ईवीए इतना हुआ, है ना, वो अमाउंट होता है, ठीक है। अब बात कर रहे हैं हम क्वालिटेटिव की, तो क्वालिटेटिव में हम हमारा हमारी सर्विसेज होती है कि डॉक्टर ने सर्विस दी, प्रोफेशनल्स ने सर्विस दी, एंड स्कूल्स में बच्चों को पढ़ाया, तो ये क्या कहलाता है? क्वालिटेटिव, ठीक है, नॉट क्वांटिटेटिव। तो इसमें क्या प्रॉब्लम आती है? तो देखो सबसे पहली बात तो यह है कि जो क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन होती है ना, वो डिसीजन को इन्फ्लुएंस करती है और बहुत जल्दी आसानी से मिल जाती है। डिसीजन को इन्फ्लुएंस करती है का मतलब है कि भाई अगर हमारा प्रॉफिट ज्यादा है, चलो नॉन फाइनेंशियल की बात करें क्योंकि ग्रॉस प्रॉफिट तो फाइनेंशियल में आ गया, अगर हम ये बात करें कि भाई नॉन फाइनेंशियल भी है और हमने सर्विसेज दी है और उसको हम क्वांटिटेटिव में मेजर कर रहे हैं, जब हमारे इतने कस्टमर सेटिस्फाई हुए, है ना, हमारी नंबर ऑफ कंप्लेंट कम आई, तो वो हमारे डिसीजन को इफेक्ट करता है, इन्फ्लुएंस करता है कि जितनी कस्टमर की कंप्लेंट कम आएंगी, जितना कस्टमर ज्यादा सेटिस्फाई हो, नंबर ऑफ कस्टमर, तो वो डिसीजन को इन्फ्लुएंस करेगा, वो क्वांटिटेटिव कहलाएंगे और जल्दी मिलेगी हमारे को डाटा। तो ये दो फायदे होंगे क्वांटिटेटिव के।
इसके अपोजिट में जो क्वालिटेटिव होगी, एक तो उसको कलेक्ट करना मुश्किल हो जाएगा। अच्छा, क्वालिटेटिव कौन सी होंगी? जैसे स्कूल है, बच्चों को पढ़ाया, तो अब ये कैसे पता लगेगा कि आपने अच्छा बच्चों को पढ़ाया? तो थोड़ा सा एक चैलेंजिंग हो जाता है, थोड़ा सा हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। तो इसको कलेक्ट करना हमारे लिए कॉस्ट इंफॉर्मेशन, मतलब इनको कलेक्ट करना कॉस्ट इनकर हो जाती है। तो इसका मतलब क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने के लिए हमें ज्यादा कॉस्ट इनकर करनी पड़ जाती है, राइट भी। और फिर कंपैरिजन करना मुश्किल हो जाता है कि भी हमारे स्कूल में कितनी अच्छी परफॉर्मेंस थी, दूसरे में कितनी अच्छी थी, हमारे हॉस्पिटल में कितनी अच्छी परफॉर्मेंस थी, दूसरे में कितनी अच्छी परफॉर्मेंस आई, राइट। और फिर जो क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन होती है वो सब्जेक्टिव होती है, मतलब उसको हम 2, 4, 10, 15 इसमें नहीं एक्सप्रेस कर सकते। तो इसकी इंटरप्रिटेशन निकालना हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। ओके, और फिर ये थोड़ी इनकम्प्लीट भी होती हैं। हाँ जी, तो ये हमारे लिए प्रॉब्लम आती है। तो हम क्या बात करना चाह रहे हैं? क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन और क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन। क्वांटी हाँ जी, क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन में हम क्या कहेंगे? ये डिसीजन को इन्फ्लुएंस करती है, ये हमारे डिसीजन को इन्फ्लुएंस करती है, ये हमारे डिसीजन को इन्फ्लुएंस करती है, राइट। कि सर नंबर ऑफ कस्टमर कंप्लेंट कम आई, राइट। तो जो क्वांटिटी होती है और वो हमारे डिसीजन को इन्फ्लुएंस कर जाती है कहीं ना कहीं, ठीक है। और ये इजीली मिल जाती है हमारे को, क्विकली और इजीली अवेलेबल हो जाती है। और जबकि बात करें क्वालिटेटिव की, तो सबसे पहली बात तो यह है कि इसको कलेक्ट करने में कॉस्ट इनकर्ड करनी पड़ती है। दूसरा, कंपैरिजन थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि एब्सोल्यूट टर्म में नहीं होती ना, कंपैरिजन कहीं ना कहीं डिफिकल्ट हो जाता है। इंटरप्रिटेशन निकालनी मुश्किल हो जाती है, नॉट इजी टू अंडरस्टैंड। इंटरप्रिटेशन स्लाइटली डिफिकल्ट हो जाता है कहीं ना कहीं, समझ रहे? राइट। हाँ जी। और कई बार हम जो कलेक्ट करते हैं तो थोड़ा सा इनकम्प्लीट होती हैं डायनामिक सिचुएशन में। तो ये थोड़ी प्रॉब्लम हमारे साथ क्वालिटेटिव में आ सकती है कि जैसे स्कूल है, अपने बच्चों को पढ़ाया, तो कैसे आप परफॉर्मेंस इंडिकेट करोगे कि अच्छा पढ़ाए? तो ये कलेक्ट करने में हमारा खर्चा आ जाएगा, और फिर दूसरे से कंपैरिजन करेंगे तो डिफिकल्ट होगी, और कहीं ना कहीं आपके पास डाटा इतना आसानी से नहीं मिलेगा, इनकम्प्लीट होगा, और उसकी इंटरप्रिटेशन निकालनी भी मुश्किल होगी, ठीक है। जबकि क्वांटिटी की बात करें तो डिसीजन को इन्फ्लुएंस करते हैं हमारे, जल्दी से, मोर क्विकली, एज इजिली अवेलेबल हो जाएंगे, ठीक है। चलिए, देखिए क्वेश्चन नंबर 17 पर आते हैं। एक्सप्लेन अबाउट ट्रिपल बॉटम लाइन। हाँ जी, ट्रिपल बॉटम लाइन नॉन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस मेजर है, ठीक है। क्या कहता है? देखो, ठीक है, हर कंपनी का बेसिक पर्पस क्या होता है? प्रॉफिट कमाना। बट अगर प्रॉफिट कमाते हैं तो शॉर्ट टर्म सस्टेनेबल हो पाते हैं, और अगर हम लॉन्ग टर्म सस्टेन करना चाहते हैं तो प्रॉफिट के साथ में हमें अपने दूसरे स्टेक होल्डर्स जो होते हैं, कस्टमर हो गए, एम्प्लॉयज हो गए, सोसाइटी, इनको भी सेटिस्फाई करना पड़ता है। तो ट्रिपल बॉटम लाइन में ये जो मॉडल बनाया है, इसमें नॉन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस रिलेटेड टू सोसाइटी, रिलेटेड टू एनवायरमेंट, कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी कितना एनवायरमेंट के प्रति परफॉर्म करती है, हमें ये बताना होता है। क्योंकि अगर हम कोई भी ऐसे, जैसे देखो नेचुरल रिसोर्स हम यूज कर रहे हैं और वो लिमिटेड होते हैं, अगर हम कोई भी ऐसा काम करते हैं, हमारा ऐसा सिस्टम है जो एनवायरमेंटल को एडवर्स इफेक्ट देता है, तो इसका मतलब होता है कि सोसाइटी पर एडवर्स इफेक्ट जा रहे हैं, तो सोसाइटी के लोग बाइकआउट कर सकते हैं, वेलफेयर वाले इसके लिए बाइकआउट कर सकते हैं, हमारी रेपुटेशन डाउन हो जाएगी, हम लॉन्ग टर्म सर्वाइव कंपनी नहीं कर पाएगी।
तो लॉन्ग टर्म सर्वाइवल के लिए हमें एक रिपोर्ट बनाकर देनी होती है गवर्नमेंट को। हम ये भी कहते हैं सीएसआर, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये भी हमारी एक ये नैतिक जिम्मेवारी है कि हम ऐसा सिस्टम मेंटेन करें जिससे लोगों का भला भी हो, तभी कोई भी कंपनी लॉन्ग टर्म में सर्वाइव कर पाती है। तो वो परफॉर्मेंस मेजरमेंट कहलाता है ट्रिपल बॉटम लाइन। ठीक है, क्या कहते हैं, टू मेजर यानी टू इंडिकेट परफॉर्मेंस ऑफ बिजनेस डिसीजन, मतलब कोई भी बिजनेस की परफॉर्मेंस को मेजर करना, किसमें, इकोनॉमिक टर्म्स में। वी कंसिडर ओनली वन बॉटम लाइन दैट इज प्रॉफिट। ठीक है ना, कि भी प्रॉफिट कमा रही है तो ठीक है, इकोनॉमिकली अच्छी है। बट टू कंसिडर सस्टेनेबिलिटी ऑफ बिजनेस डिसीजन, परफॉर्मेंस मेजर करनी है तो प्रॉफिट, बट सस्टेन की वो कितना जल्द, कितना आगे तक जा पाएगा। देयर आर थ्री बॉटम लाइन, कौन कौन से, पीपल, प्लानेट और प्रॉफिट, यानी ये डायमेंशन कहलाते हैं, यानी ये हमारे डायमेंशन कहलाते हैं। ओके, प्लानेट को हम एनवायरमेंट भी कह सकते हैं, राइट। प्लानेट को हम एनवायरमेंट भी कह सकते हैं, राइट। हाँ जी, प्लानेट का मतलब हो गया इस तरह से एनवायरमेंट, और पीपल्स का मतलब हम कहते हैं सोशल, और प्रॉफिट इकोनॉमिकल, राइट। ट्रिपल बॉटम लाइन, हाँ जी, जो हमारा ट्रेडिशनल अकाउंटेंसी था उसको बढ़ाता है बेसिकली, टू ट्रांसफॉर्म इनटू मॉडर्न डे सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग विच इज बियॉन्ड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, बिकॉज क्योंकि इट कंसिडर सोशल एंड एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस। तो ट्रेडिशनल में सिर्फ क्या आता था, प्रॉफिट, कि हमने कितना प्रॉफिट कमाया, और ये ट्रिपल बॉटम लाइन जो नॉन परफॉर्मेंस, नॉन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस इंडिकेटर है, ये आपको लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी देता है, ये आपके ट्रेडिशनल अकाउंटिंग के स्कोप को बढ़ाता है। कुछ ऑर्गेनाइजेशन ऐसी हैं जिनका सेपरेट बिजनेस सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग सिस्टम है, मतलब हम एक जैसे बैलेंस शीट बना के देते हैं, भाई एनुअल रिपोर्ट बना के देते हैं ट्रेडिशनली, उसके साथ में अलग से एक और हमारा रिपोर्टिंग सिस्टम होता है, कंपनी वाले मेंटेन करते हैं। तो दे अप्लाई स्टैंडर्ड ऑफ सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग, यानी ग्लोबल रिपोर्टिंग ने एक अलग से गाइडलाइन दी है, हम उसको फॉलो करते हैं, तो वो एक हम अलग से रिपोर्ट भी देते हैं जो कि इंडिपेंडेंट है। राइट, ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो हेल्प करती है कंपनीज की कि भी हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनके प्रति। ठीक है, तो ये फ्रेमवर्क देते हैं, क्लियर हो के पास। तो क्या कहना चाहते हैं ट्रिपल बॉटम लाइन में, कि नॉन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस इंडिकेटर है, और कुछ कंपनी वाले अलग से, जो इंटरनेशनल बॉडी है हमारी ग्लोबल रिपोर्टिंग इनिशिएटिव, इन्होंने कुछ गाइडलाइन बनाई है। तो कुछ कंपनीज अलग से एनुअल रिकॉर्ड प्रेजेंट करने के साथ साथ इस रिपोर्ट को भी फॉलो करते हैं, इसमें जो गाइडलाइन दी गई है उसको फॉलो करके रिपोर्ट प्रेजेंट करते हैं। इससे क्रेडिटर्स, इससे सोसाइटी, इससे बाकी लोग सेटिस्फाई होते हैं, हमारी रेपुटेशन बढ़ती है। तो डायमेंशन में क्या क्या आते हैं, देखो, सबसे पहले प्लानेट, पीपल्स और प्रॉफिट। प्लानेट का मतलब एनवायरमेंट, जिसका मतलब हम ये कहेंगे कि हमने कितना अच्छा सिस्टम मेंटेन किया हुआ है, जो ये इंडिकेट करेगा कि हम जो भी काम करते हैं उससे एनवायरमेंट पर एडवर्स इफेक्ट नहीं आ रहा है। तो कौन कौन सी गाइडलाइन है इसमें, हम कैसे दिखाएंगे कि भाई हम अपने एक्टिविटी से एनवायरनमेंट पर कोई भी एडवर्स इफेक्ट नहीं दिखा रहे हैं, राइट। तो ये होगा कि हम अपने डिस्पोज को किस तरह से वेस्ट कर रहे हैं, राइट। हम कितना पेपर वर्क यूज कर रहे हैं, लेस पेपर वर्क आप कितना यूज कर रहे हो, यानी आपने सारी इंफॉर्मेशन अगर वेबसाइट पर अपलोड कर दी है तो इसका मतलब आप पेपर वर्क कम यूज कर रहे हो। इससे क्या होगा, जितना पेपर वर्क हम कम यूज करेंगे उतने हम नेचुरल रिसोर्सेज को मेंटेन कर पाएंगे, क्योंकि जितना ज्यादा पेपर वर्क यूज करोगे उतना वुड कंज्यूम होगी, और वुड जो है वो लिमिटेड है, वो आपको पेड़ काटने पड़ते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम ये दिखाना चाह रहे हैं कि हमने नेचुरल रिसोर्सेज को मेंटेन करने में कितनी हेल्प करी है, यानी प्लानेट में हम क्या दिखाएंगे कि भाई हमने कितना लेस पेपर वर्क यूज किया, यानी हमने सारी इंफॉर्मेशन वेबसाइट पर अपलोड कर दिया। प्लास्टिक बैग हमने कितने कम यूज करे हैं, नहीं यूज करे हैं, उसके बदले पेपर बैग यूज करें, क्योंकि प्लास्टिक क्या होता है, एनवायरमेंट में जाकर डिस्पोज नहीं हो पाता, मतलब कंज्यूम हो जाता है, ये नहीं हो पाता। प्लास्टिक हमेशा वैसा ही बना रहता है, तो एनवायरमेंट को एडवर्स इफेक्ट करता है। तो अगर आप प्लास्टिक कम यूज करोगे, पेपर ज्यादा यूज करोगे, तो एनवायरमेंट को एडवर्स इफेक्ट नहीं कर पाओगे, राइट। कितना आपका मटेरियल, कितना वाटर, कितना एनर्जी, कितना
फ्यूल कंजम्पशन आप कैसे मेंटेन कर रहे हो उसको, राइट। कितना आपने इलेक्ट्रिसिटी बचाई है, एनर्जी सेव टू एनर्जी प्रोड्यूस होता है ना, सोलर पावर प्लांट कितने आपने लगाए, राइट। तो ये सारी चीजें आपको किस में दिखानी है, प्लानेट में। ओके, तो ये मैं आपको बता देता हूँ, प्लानेट में यानी एनवायरमेंट। हाँ जी, इसमें हमें क्या क्या दिखाना है कि हमने एक ऐसा सिस्टम मेंटेन करा है कि हम एनवायरमेंट को एडवर्स इफेक्ट नहीं दे रहे हैं, राइट। कैसे, वेदर द कंपनी फॉलो द गाइडलाइंस, राइट। डिस्पोजल ऑफ वेस्ट, यूजिंग लेस या नो पेपर वर्क, कैसे, बाई अपलोडिंग ऑल इंफॉर्मेशन ऑन वेबसाइट। इससे क्या होगा, नेचुरल रिसोर्स मेंटेन हो पाएंगे, राइट। यूजिंग, हाँ जी, पेपर बैग, दैट इज अवॉइडिंग प्लास्टिक बैग, क्योंकि जो प्लास्टिक बैग होते हैं वो डिस्ट्रॉय मतलब खत्म नहीं हो पाते, वो मेंटेन ही रह जाते हैं, तो वो एनवायरनमेंट के पोल्यूशन को एडवर्स इफेक्ट करते हैं। तो हमें ये बताना होता है कि क्या हमने ये वाले गाइडलाइन फॉलो करी हैं, क्या हम जो वेस्ट डिस्पोज करें वो प्रॉपर है या नहीं, राइट भाई। वेस्ट में हम कह सकते हैं मटेरियल, नेचुरल रिसोर्सेज, एनर्जी, फ्यूल, वाटर कंजम्पशन, राइट। तो ये सारी हमारे पास आ जाएगा एनवायरमेंट के अंदर। ओके, क्या कंपनी ने कंस्ट्रक्ट किया है सोलर पावर प्लांट टू सेव इलेक्ट्रिसिटी, कितना एनर्जी सेव इज टू एनर्जी प्रोड्यूस, क्योंकि नेचुरल रिसोर्सेज हैं सारे ना, तो हम कितना एडवर्स इफेक्ट देते हैं नेचुरल रिसोर्सेज पर, ये गाइडलाइन। तो ट्रिपल बॉटम लाइन में हमें ये दिखाना होता है अपनी रिपोर्ट में, ये बताना होता है कि हम इन सबको फॉलो कर रहे हैं, right? ये कहना है फर्स्ट प्लानिट। हाँ जी, हम ये भी कह सकते हैं इसमें फर्स्ट में कि वेस्ट को हम कैसे डिस्पोज कर रहे हैं ना, कि वेस्ट आर इधर को बोलते हैं बायोडिग्रेडेबल, इसको क्या बोलते हैं, बायोडिग्रेडेबल। मतलब इसका मतलब है कि हम वेस्ट को नेचुरल तरीके से वे, वेस्ट जो हमारा है उसको नेचुरल तरीके से हम डिस्पोज कर रहे हैं या नहीं। तो ये कहलाएगा हमारा एनवायरमेंट। ओके, चलिए अगला हमारे पास आता है, हाँ जी, सोशल यानी पीपल। ओके, देखो इसमें हमें क्या समझाना है कि परफॉर्मेंस मेजर इन रिस्पेक्ट ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, राइट। इज देयर एनी लिटिगेशन केस अगेंस्ट कंपनी, यानी कंपनी के अगेंस्ट पिछले 3 या 5 सालों में कोई लिटिगेशन केस है या नहीं, ये दिखाना होता है कि कोई लिटिगेशन केस नहीं है। ये मतलब एक तरह से क्वेश्चन आंसर हो जाते हैं कि हमें ये बताना होता है कि कोई लिटिगेशन केस नहीं, यानी कोई कस्टमर केयर में किसी कस्टमर ने हमारे अगेंस्ट कोई केस नहीं करा, इसका मतलब है कि हम क्वालिटी ऑफ सर्विस दे रहे हैं। पैसा कमाना तो अलग हो गया, हम कस्टमर की सेटिस्फैक्शन के लिए हर समय खड़े रहते हैं, यानी कोई कस्टमर का केस हमारे अगेंस्ट नहीं है। इट मींस वी प्रोवाइड ऑल क्वालिटेटिव सर्विसेज टू द कस्टमर, राइट। हेल्थ एंड सेफ्टी मेजर्स हमने फॉलो किया कंपनी में, यानी फर्स्ट एड बॉक्स रखा है, सारे फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स रखे हैं, कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ, राइट। हम अपने एम्प्लॉय को ट्रेनिंग सेक्शन देते रहते हैं रेगुलर इंटरवल पर, ताकि उनकी नॉलेज अपडेट रहे, ताकि उनकी एक पर्सनैलिटी डेवलप हो। ओके, चैरिटी करते रहते हैं टाइम टू टाइम,
जैसे आई कैंप लगाते हैं, हेल्थ केयर के हेल्थ केयर के हम कैंप लगाते रहते हैं, जिससे मतलब चैरिटी हम करते रहते हैं, राइट। हॉस्पिटल की बात है तो हम कहते हैं डेथ रेट हमारी कम है। अगर डेथ रेट कम है इसका मतलब हम अपने पेशेंट को अच्छी क्वालिटेटिव सर्विस दे रहे हैं, राइट। हमारे पास जो लेबर है वो 18 साल से ज्यादा ही नहीं, हम कोई भी चाइल्ड लेबर अपॉइंट नहीं कर रहे हैं, यानी बच्चों का बाल मतलब बच्चों का हम कोई शोषण नहीं कर रहे हैं, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ चाइल्ड लेबर इन द कम्युनिटी वो नहीं है। तो ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर हम फॉलो कर रहे हैं तो इसका मतलब वी आर फुलफिलिंग आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ पीपल सोशल। तो यहाँ परफॉर्मेंस मेजर क्या आएगा? इन रिस्पेक्ट ऑफ सोशल, राइट। क्या? हाँ जी, लिटिगेशन केस एग्जिस्ट है। हाँ जी, इसको ऐसे लिखो, नो लिटिगेशन केस, नो लिटिगेशन केस एग्जिस्ट अगेंस्ट द कंपनी। नहीं, इट मीन्स कंपनी ने क्वालिटेटिव सर्विस दी है, इट मीन्स कंपनी ने क्वालिटेटिव सर्विस दी है, ओके। नहीं, कोई चाइल्ड लेबर अपॉइंट नहीं करी, नो चाइल्ड लेबर अपॉइंटेड, इसका मतलब है कि एक्सप्लॉयटेशन ऑफ लेबर नहीं है, राइट। हमने चैरिटी कैंप लगाए हैं, कितना आपने चैरिटी कैंप लगाए हैं, राइट। हाँ जी, फ्री हेल्थ चेकअप, फ्री हेल्थ चेकअप कैंप कितने लगाए हैं, मतलब हमने सोसाइटी के लिए कितना काम किया है, ये तो होगा। लो डेथ रेट इन केस ऑफ हॉस्पिटल, इसका मतलब हॉस्पिटल ने ठीक है पैसा लिया है पेशेंट से तो उतनी उनको सर्विसेज भी दी है, राइट, अपने एम्प्लॉय के लिए हेल्थ एंड सेफ्टी मेजर्स। हाँ जी, फर्स्ट एड बॉक्स कितने लगाए, ओके। फायर फाइटिंग इक्विपमेंट हमने कितने रखे हुए हैं, राइट। ये सारी चीजें आ जाएंगी, राइट। तो अगर हमने ये सब फॉलो किया इसका मतलब वी आर परफॉर्मिंग अवर ड्यूटीज, अवर एक्टिविटीज इन रिस्पेक्ट ऑफ सोशल, इसका मतलब हम अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज इन रिस्पेक्ट ऑफ पीपल हम परफॉर्म कर रहे हैं, ओके। ये मतलब है हम ट्रेनिंग कितना दे रहे हैं एम्प्लॉयज को, ट्रेनिंग टू एम्प्लॉयज, इससे क्या होगा, एम्प्लॉय सेटिस्फाइड रहेंगे, अपडेट रहेगी उनके नॉलेज, ओके। अगला आता है आपका, हाँ जी, इकोनॉमिकल। अगला आता है इकोनॉमिकल, इसका मतलब हमें इकोनॉमिकल में ये देखना होगा कि हम गवर्नमेंट को रेगुलर टैक्स पे कर रहे हैं या नहीं। अगला आता है इकोनॉमिकल, सॉरी, अगला आता है प्रॉफिट, अगला आता है आपका प्रॉफिट, राइट। इसमें हम ये बताएंगे कि हम रेगुलर टैक्स पे कर रहे हैं, हाँ जी, इसका मतलब है हम रेगुलर टैक्स पे कर रहे हैं, जो भी डायरेक्ट टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्स है, इसका मतलब वी आर, क्योंकि इससे गवर्नमेंट के फंड्स बढ़ेंगे, गवर्नमेंट के फंड्स बढ़ेंगे तो वो अपने जो जैसे रोड है, नेचुरल रिसोर्सेज हैं, उनको मेंटेन करने के लिए उनके पास पैसा कहाँ से आएगा, हम लोग टैक्स के फॉर्म में तो देंगे। तो इसका मतलब अगर हम अपना टैक्स रेगुलर पे कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि हम नेचुरल रिसोर्सेज में भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट के पास पैसा कहीं और से तो आता नहीं है, जो हम टैक्स देते हैं वहीं से आता है। तो इसका मतलब वो गवर्नमेंट हमसे पैसा टैक्स के फॉर्म में कलेक्ट करके अच्छी रोड बनवाते हैं, अच्छे ब्रिजेस बनवाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं जो सब्सिडी रेट पर लोगों को अवेलेबल होती है। तो अगर हम रेगुलर पे करते हैं टैक्स, का मतलब हम इस फील्ड में अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी तरह परफॉर्म कर रहे हैं। देखो अब आगे ये कहता है कि अच्छा, अगर कोई भी कंपनी तीनों प्लानेट 3P, पीपल, प्रॉफिट, इकोनॉमिकल, सोशल और एनवायरमेंटल, इसमें अगर वो फुलफिल करते हैं अपनी ड्यूटी तो इसका मतलब वो सस्टेनेबल है, इसका मतलब वो सस्टेनेबल है पूरी तरह।
अगर वो तीनों क्षेत्र में, तीनों एरिया में अपने 100% दे रहे हैं, मतलब एनवायरनमेंट में भी कोई लिटिग, मतलब अपने वेस्ट को अच्छी तरह डिस्पोज कर रहे हैं, पेपर बैग में प्लास्टिक बैग यूज नहीं कर रहे, पेपर बैग यूज कर रहे हैं, राइट। इंफॉर्मेशन सारी की सारी वो वेबसाइट पर अपलोड कर देते हैं, सोलर पावर प्लांट, मतलब सारी इस तरह से ड्यूटीज पूरी कर रहे हैं, सोशल में भी चैरिटी करते हैं, राइट, और सारे सेफ्टी मेजर्स फॉलो करते हैं, कोई लिटिगेशन केस नहीं है, कोई चाइल्ड लेबर अपॉइंट नहीं किया हुआ इन्होंने, इस तरह की सारी एक्टिविटीज को परफॉर्म करते हैं, प्रॉफिट भी कमाकर रेगुलर टैक्स दे रहे हैं, तो वो सस्टेनेबल है, ठीक है। अच्छा, अब दूसरा यहाँ से, अगर मान लो, ये वाला हो गया, अगर मान लो वो एनवायरनमेंट के लिए सही ड्यूटी परफॉर्म कर रहे हैं और सोशल में भी, बट प्रॉफिट नहीं कमा रहे, जैसे फ्लिपकार्ट हो गया, अभी अमेजन हो गए, पेटीएम, ये अभी प्रॉफिट नहीं कमा रहे, आगे कमा लेंगे, तो वो बियरेबल है। प्रॉफिट नहीं कमा रहे, ठीक है, शेयर होल्डर्स को डिविडेंड नहीं देंगे, उनको रिटर्न नहीं दे पाएंगे, बट बाकी अपने एम्प्लॉइज को, सोशल के लिए, तो वो अपनी ड्यूटीज पूरी अच्छी तरह परफॉर्म कर रहे हैं, नहीं, तो इसका मतलब वो बियरेबल है, लॉन्ग टर्म चल जाएंगे। ओके, दूसरा, नॉट अस, अगर हम एनवायरमेंटल के लिए काम नहीं कर पा रहे, यानी नेचुरल रिसोर्सेज पर हम कोई फेवरेबल काम नहीं कर रहे, बट प्रॉफिट भी कमा रहे हैं और सोशल भी हैं, यानी एम्प्लॉइज को सेटिस्फाई करें, सारे सेफ्टी मेजर्स हैं, कस्टमर के लिए कोई भी कोई लिटिगेशन केस हमारे अगेंस्ट नहीं आया, कोई चाइल्ड लेबर नहीं है, नहीं, और प्रॉफिट भी कमा रहे हैं, तो ठीक है, फिर वो इक्विटेबल है, बराबर बराबर, क्योंकि प्रॉफिट भी कमा रहे हो, सोशल तो हुई ना, ठीक है। प्लानिट, अगर एनवायरनमेंट को आप मेंटेन कर रहे हो, हार्म नहीं कर रहे, ठीक है, और प्रॉफिट भी कमा रहे हो, सोशलाइज नहीं हो बस आप, यानी कहीं ना कहीं आप कस्टमर को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे, कहीं सेफ्टी मेजर नहीं कर पा रहे, ठीक है, वाइबल है, फिर वो वाइबल की परिभाषा में है। ओके, चलिए।